ज़्यादातर बिगिनर आर्टिस्ट जिनके ड्राइंग के फंडामेंटल क्लियर नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से होता है क्या है कि वो कभी फिगर ड्राइंग सीख रहे हैं, कभी एनाटमी सीख रहे हैं, या फिर कभी वो लूमिस मेथड सीख रहे हैं, ये टेक्निक वो टेक्निक, इन सभी चीज़ों को सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपके ड्राइंग के बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, ठीक है। अगर आपका फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इन सभी चीज़ों को सीखना एक तरीके से आपका टाइम बर्बाद है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं ड्राइंग फंडामेंटल्स के ऊपर ही बातें करने वाला हूँ। अगर इस वीडियो में से अगर आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगे जो आपको हेल्प कर सकता है तो उस पॉइंट को नोट डाउन करते चलना है, ठीक है। तो आपके पास पेन एंड पेपर होना चाहिए। जब भी हम ड्राइंग सीखना स्टार्ट करते हैं, जब हम बिगिनर्स होते हैं, तो सबसे पहला बेसिक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। क्या है वो कॉन्सेप्ट? ड्रॉ व्हाट यू सी। प्लीज नोट डाउन दिस, ड्रॉ व्हाट यू सी। ड्रॉ व्हाट यू। इस लाइन को सभी नोट डाउन करें। ड्रॉ व्हाट यू सी, ये सबसे पहला बेसिक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट कुछ फॉरेन कंट्रीज में क्लासिकल अटेलियर ट्रेनिंग करके कुछ प्रोग्राम चलता है, ठीक है, जहाँ पर कुछ आर्टिस्टों को रख के, मैक्सिमम 10 से 15 आर्टिस्ट को रख के उनको ट्रेन किया जाता है, उनको क्लासिकल ड्राइंग सिखाई जाती है, ठीक है। और उनको सबसे पहले यही कॉन्सेप्ट बताया जाता है, ड्रॉ व्हाट यू सी। जो भी आपको दिख रहा है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, पहले उसको ड्रॉ करना सीखिए, पहले उसको ड्रॉ करिए, ठीक है। भूल जाइए कि इस दुनिया में कुछ है। जो आपको दिख रहा है उसको ऑब्जर्व करिए और ड्रॉ करिए। ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताया जाता है क्लासिकल ट्रेनिंग्स में, और बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार भूल जाइए कि दुनिया में कोई मेथड है, कोई टेक्निक है, आपने एनाटमी है, कुछ भी है, भूल जाइए। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बस आपको जो दिखाई दे रहा है वो ड्रॉ करना सीखना। अगर मेरे सामने कोई भी चीज़ है, मान लो मेरे सामने ये चीज़ है, या फिर मेरे सामने ये चीज़ है, कोई भी चीज़ है आपके सामने, ठीक है, अगर आप उस चीज़ को ड्रॉ कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपके ड्राइंग के फंडामेंटल्स क्लियर हैं, आपको पता है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को ड्रॉ नहीं कर पा रहे, ठीक है, जो भी आपको दिख रहा है आप उसको ड्रॉ नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपके ड्राइंग के फंडामेंटल क्लियर नहीं है, अभी आपको पता नहीं है, ठीक है। जब भी हम किसी को चीज़ को देखें ना, तो हमें देखते वक्त ही चीज़ें समझ में आ जाए, हम देखते वक्त ही उस चीज़ को सिंप्लीफाई कर पाए, ठीक है। यहाँ से ये एक लाइन गई, यहाँ से एक लाइन गई, ये एक लाइन गई, ये एक लाइन, वो आँखों से हमें दिखनी चाहिए, ठीक है। वो चीज़ें हमें आँखों से दिखनी चाहिए कि एक लाइन गई, ये एक लाइन गई, ये एक लाइन गई, यहाँ से ये एंगल किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इसके प्रोपोर्शन क्या है, ठीक है, ये इसके कंपैरेटिवली कितना है, ये इसके कंपैरेटिवली कितना, सारा जो प्रोपोर्शन मेजरमेंट है, इसकी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर ये लाइट यहाँ पर ये लाइट वैल्यू है, यहाँ पर ये हाईलाइट है, यहाँ पर ये डार्क वैल्यू है, ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ आपने ली और देखते वक्त आपके ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि हाँ यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट, आपने इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पर वैल्यूज़ हैं, इसमें वैल्यूज़ हैं, लाइन है, प्रोपोर्शन है, देखते वक्त ही आपकी चीज़ें समझ में आ गई, तो इसका मतलब ये है कि आपके ड्राइंग के फंडामेंटल क्लियर है। अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने ड्राइंग के फंडामेंटल्स पे काम करना है, ठीक है। एक लाइन कही थी डैरन और राउजर ने कि ड्राइंग हाथों से नहीं, ड्राइंग आंखों से होती है, ठीक है। ड्राइंग हाथों से नहीं, ड्राइंग आंखों से होती है, ठीक है। हाथ तो सिर्फ एक टूल है, इस टूल को बदला भी जा सकता है। मैं चाहूँ तो लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो लेग से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट इज़
कॉन्सेप्ट क्या है कि आप देख क्या रहे हो, ठीक है, आप कैसा देख रहे हो, क्या आप देखते वक्त उस चीज़ों को सिंप्लीफाई कर पा रहे हो, ठीक है। अगर आप कर पा रहे हो तो आपके ड्राइंग के फंडामेंटल क्लियर है। अगर आप देखते वक्त चीज़ों को सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपके ड्राइंग के फंडामेंटल क्लियर नहीं है, और इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके ड्राइंग के फंडामेंटल्स क्लियर हो सके। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं, ड्राइंग के फंडामेंटल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ ड्राइंग। फंडामेंटल्स ऑफ ड्राइंग, ठीक है। अब फंडामेंटल्स की बातें करें ना तो हर चीज़ का फंडामेंटल होता है। आपने मैथ सीखा होगा शुरू में, तो मैथ का एक फंडामेंटल था जो शुरुआत का जो आपने किया उसके ऊपर पूरा मैथ बेस्ड था। क्लास होती है तो क्लास एक दूसरे से लिंक होती है, बेस, उससे आगे हम एडवांस पढ़ते हैं, एडवांस पढ़ते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ का ना बेसिक्स होता है। कोई इमारत बनती है उसका भी बेस होता है, ठीक है। कोई पेड़ खड़ा है उसका भी बेस है। अगर ये चीज़ हिला, मतलब कि ये चीज़ कमज़ोर रह गई, तो आप कितना भी एडवांस कर लो, तभी मैं बता रहा हूँ उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। वो किसी भी टाइम गिर सकती है। जैसे कोई बिल्डिंग है, अगर उसका बेस कमज़ोर है तो वो बेस कमज़ोर होने के कारण कभी भी वो बिल्डिंग गिर सकती है। इसलिए बेस को स्ट्रोंग करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक लाइन प्लीज़ नोट डाउन करिए। फंडामेंटल्स लुक्स बोरिंग बट इट्स एवरीथिंग। फंडामेंटल लुक्स बोरिंग बट इट्स एवरीथिंग। दिखने में हमें फंडामेंटल्स बोरिंग लगते हैं कि हाँ यार बोर हो रहे हैं, यार बोर हो रहे हैं, हमें तो ना बड़े बड़े आर्ट वर्क बनाने हैं, हमें तो पेंटिंग्स बनानी है, हमें तो इमेजिनेशन से काम करना है, हम तो ना एनाटॉमी सीखेंगे। ये जितने भी चीज़ें आप कर रहे हो दिखने में अट्रैक्टिव लगती हैं, बट अगर बेस को स्ट्रॉन्ग ना किया जाए तो एक तरीके से ये चीज़ें भी समय बर्बाद है, ठीक है। तो अब फंडामेंटल्स में, ड्राइंग के फंडामेंटल में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट पॉइंट आता है वो आता है लाइन। मेक श्योर कि आपको दिख रहा होगा। इसी पहले फंडामेंटल से ड्राइंग का सारा गेम स्टार्ट होता है, ठीक है। हम दुनिया के अंदर किसी भी चीज़ को देखते हैं, उसके अंदर हमें लाइंस दिखाई देती हैं। उन्हीं लाइनों को क्या करते हैं, पेपर के ऊपर ड्रॉ कर रहे होते हैं, है ना, यही तो कर रहे होते हैं। हमें इस दुनिया के अंदर जिस भी चीज़ को हम देखते हैं उसके अंदर हमें लाइंस दिखाई देती हैं और उन्हीं लाइनों को हम ड्रॉ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आती है कि क्या आपको पता है कि हमें लाइंस क्यों दिखाई देती हैं? क्या आपको पता है कि हमें जो इस दुनिया के अंदर जो लाइंस है वो दिखाई क्यों देती हैं, ठीक है। तो हमें जो इस दुनिया के अंदर जो लाइंस है वो लाइंस लाइट एंड शैडो के कारण दिखाई देती है, ठीक है। लाइट एंड शैडो एक बाउंड्री क्रिएट करती है जिसके कारण हमें दूर से देखने पर इल्यूजन होता है कि वहाँ पर कोई लाइन प्रेजेंट है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो इस दुनिया के अंदर कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, लेकिन लाइंस लाइट एंड शैडो के कारण हमें लाइंस दिखाई देती है और इन्हीं लाइनों को हम ड्राइंग के अंदर बना रहे होते हैं, ठीक है। अब इस दुनिया के अंदर जो लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं वो लाइंस, दो तरह की लाइंस आपको दिखाई देती हैं। पहली है स्ट्रेट, दूसरी है कर्व। इन दो लाइंस के अलावा आपको दुनिया के अंदर कोई भी तीसरी लाइन नहीं दिखाई देगी। या तो वो स्ट्रेट होगी जो आपको दिखाई दे रही है, या वो कर्व होगी जो आपको लग रहा है ना दूर से देखने पे कि वो इल्यूजन जो आपको नज़र आ रहा है कि लाइंस है, वो या तो स्ट्रेट होगी या वो कर्व होगी, ठीक है। इनके अलावा कोई तीसरी लाइन नहीं है, इन्हीं से मिलके कोई भी शेप बनी है, ठीक है। अब इसमें से जो लाइन है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इसमें से जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, इन लाइंस को मेजर किया जा सकता है। और अभी बात आती है मेजर क्या किया जा सकता है। इसमें हम मेजर कर सकते हैं एक तो इसके डिस्टेंस को,
यहाँ से यहाँ तक ये लाइन कितनी लंबी है, ठीक है। दूसरा है इसके डायरेक्शन, इसके एंगल को, कि ये लाइन इस डायरेक्शन में गई है, इस डायरेक्शन में गई है, किस डायरेक्शन में गई है, लाइन की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। दूसरा है हमारा कर्व लाइन। कर्व लाइन को मेज़र करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। ना तो इनके अंदर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है कि कोई लाइन इसी डायरेक्शन में गई है, नहीं, वो फ्लो के साथ चलती है, ठीक है। ना ही इनके अंदर कोई डिस्टेंस होता है कि आप इनके डिस्टेंस को मेज़र कर पाओ। मान लो कोई कर्व ऐसे गई है, आप अगर आपको उसको मेज़र करना है तो आप उसको मेज़र करने के लिए ऐसे थोड़ी ना करोगे कि आंखों को ऐसे किया आपने, उसको मेज़र किया, नहीं। आपको उसको मेज़र करना है तो आपको स्ट्रेट लाइंस का ही यूज़ करना होगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के पीछे, बताने के पीछे जो मेज़र करने वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इसके पीछे रीज़न क्या है, मैंने आपको क्यों बता रहा हूँ। क्योंकि जब आप सिंप्लीफाई करते हो, जब आप ब्लॉकिंग मेथड सीखते हो, जब आप एनवेलपिंग मेथड सीखते हो, या फिर ज़्यादातर आर्टिस्ट को आप देखते हो जो कि स्ट्रेट लाइन में बना रहे होते हैं, ठीक है। ये है उसके पीछे का कारण कि स्ट्रेट लाइनों को रिकॉग्नाइज कर पाना आसान होता है, ठीक है। इनको मेज़र करना आसान होता है। जब आप ब्लॉकिंग सीखोगे, जब आप सीखते हो ना कि हाँ पहले आपने ब्लॉक क्रिएट किया, फिर उसको स्ट्रेट लाइन में ब्रेक डाउन किया, जो ये ब्रेक डाउन किया जाता है स्ट्रेट लाइनों में, वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन को मेज़र करना आसान होता है, कर्व लाइन को थोड़ा सा मुश्किल होता है। मान लो जैसे कि मैंने ये स्केच किया, एक बार इस स्केच को देखो, ठीक है, एक बार इस स्केच को देखो। मैंने इस स्केच को डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें कर्व लाइन को बना दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको फ़ोन से बनाया तो फ़ोन का साइज़ छोटा होता है और ये साइज़ बड़ा है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर मैं इसको डायरेक्ट कर्व लाइन से बनाता तो इसमें बहुत ज़्यादा चांस थे कि वो गलत हो जाए, क्योंकि कर्व लाइन को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, फ्लो होता है। इसमें अगर कोई गलती हो भी जाए ना तो उसको फाइंड करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कर्व लाइन के अंदर, ठीक है। तो मैंने इसको पहले स्ट्रेट लाइन में सिंप्लीफाई किया, उसके बाद मैंने कर्व्स को ऐड किया इसमें, ठीक है। पहले मैंने इसको ब्लॉक इन किया, उसके बाद स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट किया। जैसे कि हम पहले बड़े स्ट्रक्चर को लेते हैं, छोटे स्ट्रक्चर में तोड़ते हैं, उसके बाद मैंने इसको कर्व लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप कर्व लाइन से ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप कर्व लाइन से ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, आप कर सकते हो। मेरा जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है, कि इस तरीके से पहले अगर आप बिगिनर आर्टिस्ट हो तो आपके लिए मुश्किल होगा कर्व लाइन को जज कर पाना। तो हम पहले स्ट्रेट लाइनों में चीज़ों को सिंप्लीफाई करना सीखते हैं, ठीक है। जब आपके धीरे धीरे ये प्रोसेस क्लियर हो जाएगी, जब आपकी आंखें ट्रेन हो जाएगी, आपका माइंड कॉन्सेप्चुअलाइज करने लग जाएगा चीज़ों को कि हाँ ऐसे ऐसे किया जाता है, तो आप डायरेक्ट कर्व लाइन से फ्लो के साथ भी काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कर्व लाइन से काम नहीं कर सकते। अगर आप सीख गए कि हाँ इसको ऐसे सिंप्लीफाई किया जाता है, तो आपके माइंड में ना स्ट्रेट लाइन चल रही होगी, वो बाहर नहीं दिखाई देगी लेकिन आपके माइंड में चल रही होगी। आपको अपनी आंखों से दिख रहा होगा वहाँ पर स्ट्रेट लाइन, तो जब आप ड्रॉ करोगे तो आप वहाँ पर कर्व लाइन को ईजिली बना पाओगे, आपकी आंखें ट्रेन हो जाएंगी जब। अब ऐसा नहीं है कि मैं कर्व लाइन को ये कह रहा हूँ कि आप ड्रॉ नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। मैं आपको एक प्रोसेस के अनुसार बता रहा हूँ कि पहले चीज़ों को सिंप्लीफाई करना सीखो स्ट्रेट लाइनों के अंदर, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस ईजी हैं थोड़ा सा मेज़र करना, प्रोपोर्शंस को सेट करने में। जैसे आप इस इमेज को देखोगे, ठीक है, ये जो इमेज मैंने ली है ये एक बुक का पेज है, राइटर एंथनी की एक बुक है, ये उसका पेज है, ठीक है। जैसे कि आप इस आर्टिस्ट को देखोगे तो इसने डायरेक्टली जो है वो कर्व लाइनों को नहीं बनाया, ठीक है, उसने डायरेक्टली कर्व लाइंस को नहीं बनाया, क्योंकि कर्व लाइंस को बनाना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि इनको एक्यूरेट बनाने के, इनके अंदर प्रोपोर्शंस को जज करना मुश्किल होता है, ठीक है। इसने क्या किया, पहले ब्लॉक इन किया इसको, तो यहाँ पर इसने ब्लॉक इन किया, तो इसने इसके बाद क्या किया, इस ब्लॉक को तोड़ा ऐसे स्ट्रेट लाइन में। ये जो कर्व लाइंस आपको यहाँ पर नज़र आ रही थी, इसने इनको क्या किया, स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से तोड़ दिया। और स्ट्रेट लाइन में तोड़ने से क्या हुआ, इसको आसानी हो गई चीज़ों को जज करने में। ये एंगल कहाँ पर जा रहा है, ये लाइन यहाँ पर छोटी बनेगी, ये एंगल कहाँ पर जा रहा है, ठीक है।
तो इस तरीके से प्रोपोर्शंस को जज करना आसान हो गया। जब इसने इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया, उसके बाद इसने इसमें कर्व लाइंस को ऐड किया, तो उसके बाद ये कर्व लाइंस को ज़्यादा बेटर बना पाया। क्लियर, समझ में आया? तो कर्व लाइन को शुरुआत में आपको ड्रॉ करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि आप बिगिनर आर्टिस्ट हो और बिगिनर्स के लिए कर्व्स को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो पहले क्या करिए, पहले स्ट्रेट लाइन में सिंप्लीफाई करना सीखिए। ठीक है, एक बार स्ट्रेट लाइन में सिंप्लीफाई करना आ गया आपको, तो आप कर्व लाइन में यार इजीली बना पाओगे, इजीली, क्योंकि आपके प्रोपोर्शंस आपके दिमाग में सही सेट हो जाएंगे। ठीक है, आप कितना भी रियलिस्टिक बना सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा पहला फंडामेंटल लाइन। ठीक है, इसके अंदर मैंने जो दो चीज़ें ऐड की, कॉन्सेप्ट मेजर वाला, वो मैंने इसीलिए किया ताकि आपके जो अगला फंडामेंटल आने वाला है वो भी समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो अभी हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आता है एंगल। जैसे कि मैंने आपको पहले फंडामेंटल के अंदर बताया था कि स्ट्रेट लाइनों के एंगल या इनकी डायरेक्शन को मेज़र किया जा सकता है। ठीक है, तो उसी फंडामेंटल से जन्म होता है इस फंडामेंटल का, जो है एंगल या फिर डायरेक्शन ऑफ लाइन, लाइन की डायरेक्शन। ठीक है, तो अब बारी आती है कि अगर हमें दुनिया के अंदर लाइंस दिखाई दे रही हैं तो उनकी डायरेक्शन, उनका एंगल कैसे पता करें। ठीक है, कि कोई लाइन है, वो लाइन कितनी झुकी हुई है, क्या एंगल बना रही है, कैसे पता करें। ठीक है, वो आता है इस फंडामेंटल के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक बेस्ट मेथड बताता हूँ जिससे आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, आसानी से समझ पाओगे। वो मेथड है एक घड़ी को इमेजिन करना, किसी भी लाइन की डायरेक्शन, उसके एंगल को पता करने के लिए एक घड़ी को इमेजिन करना। ठीक है, मान लो दुनिया के अंदर आपको कोई भी लाइंस दिखाई दे रही है। ठीक है, और आपको उस लाइन का पता करना है कि उस लाइन की डायरेक्शन, उसका एंगल क्या है। तो आप सिंपल सा एक काम करिए, उस लाइन को घड़ी की सुई मान लो। ठीक है, उस लाइन को घड़ी की एक सुई मान लीजिए और ये देखिए कि ये घड़ी की सुई कितने बजे के आसपास रुकी हुई है। ठीक है, घड़ी में कितने बजे हैं ये आपको चेक करना है। 1 बजे के आसपास रुकी है, 2 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास, ठीक है, 3:30 बजे के आसपास, ऐसे चेक करना है। कोई भी लाइन अगर आपको इस दुनिया के अंदर दिखाई दे और आपको चेक करना है कि वो लाइन की, अगर कोई भी लाइन आपको इस दुनिया के अंदर दिखाई दे और आपको चेक करना है उसका एंगल, उसकी डायरेक्शन को, तो सिंपल सा फंडा है कि आप एक घड़ी को इमेजिन कर लो और आपको आपकी लाइन की डायरेक्शन, एंगल इजीली मिल जाएगा। ठीक है, और जब भी आप इन लाइन के एंगल, इनकी डायरेक्शन को मेज़र कर रहे हो तो आपको इसके अंदर 2 लाइन हेल्प करेंगी। वो लाइन है 9 से 3 वाली, 9 से 3 वाली और 12 से 6 वाली लाइन। 9 से 3 और 12 से 6 वाली लाइन, ये 2 लाइन आपको हेल्प करेंगी एक्यूरेट एंगल को जज करने के लिए। ठीक है, 9 से 3 और 12 से 6 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, ये लाइन आपको मदद करेंगी एक्यूरेट एंगल को जज करने के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये कोई एक लाइन गई है। ठीक है, ये कोई एक लाइन गई है और इस लाइन का
मुझे पता करना है एंगल, इसकी डायरेक्शन मुझे पता करनी है कि ये लाइन कितनी झुकी हुई है, कितनी टेढ़ी है, ये मुझे पता करना है। सिंपल सा क्या है, मैं यहाँ पर क्या इमेजिन करूँगा, मैं यहाँ पर इमेजिन करूँगा एक घड़ी को, ठीक है। मैं यहाँ पर एक घड़ी को इमेजिन करूँगा और चेक करूँगा कि ये घड़ी में कितने बजे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था दो लाइंस को हमें इमेजिन करना है, वर्टिकल लाइन को, 12 से 6 और 9 से 3 वाली लाइन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। तो मैंने यहाँ से एक लाइन को इमेजिन किया, मैंने यहाँ से एक लाइन को इमेजिन किया, यहाँ पर 6 बजे हैं। मैंने एक लाइन को यहाँ पर इमेजिन किया कि यहाँ पर 6 बजे हैं, तो ये 6 से कितनी दूर है, ये कितने बजे के आसपास है। तो मुझे लगा ये अप्रोक्सीमेट 4:30 के आसपास है। ये क्या है, 4:30 के आसपास। आप यहाँ से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करके चेक कर सकते हो, जो कि है 3 बजे के आसपास की लाइन, ठीक है। तो ऐसे करके आपको आपका एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला आपको एंगल इजीली मिल जाएगा कि ये अप्रोक्सीमेट 4:30 के आसपास गई है लाइन। आपको इसके गैप को भी देखना है कि ये गैप कितना गैप बन रहा है, ठीक है। आपको अप्रोक्सीमेट जज करना है। अब आपके दिमाग में कोई कैलकुलेटर तो लगा नहीं है कि बिल्कुल आप एक्यूरेट ही बता दो। आपको अप्रोक्सीमेट जज करना है और इस गैप को चेक करना है कि ये गैप, इसके बीच का कितना गैप बन रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये कोई लाइन गई है, 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 ठीक है। अब इस लाइन का एंगल या डायरेक्शन मुझे पता करनी है कि ये लाइन कितनी झुकी हुई है और क्या एंगल बना रही है। तो इसका पता करने के लिए सिंपल दो लाइनों का हम यूज़ करते हैं, 12 से 6 और 9 से 3 वाली, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। तो मुझे इसका पता करना है। मैं यहाँ से इस पॉइंट को मान लेता हूँ और इसकी मुझे डायरेक्शन पता करनी है। मैंने इसको मान लिया ये एक घड़ी की सुई है, ठीक है। मैंने इसको एक घड़ी की सुई मान लिया और अब मुझे चेक करना है कि इसका एंगल क्या है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको घड़ी को सुई मान लिया और मैंने एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया। मैंने एक वर्टिकल लाइन को इमेजिन किया, 12। मैंने एक वर्टिकल लाइन को इमेजिन किया, दिमाग में इमेजिन किया और चेक किया कि ये 12 से लाइन कितनी दूर है, कितने बजे, यहाँ पर कितने बजे हैं। अगर यहाँ पर कोई घड़ी होती तो घड़ी में कितने बजे हैं, यहाँ पर कितने बजे हो सकते हैं। अप्रोक्सीमेट 1 बजे हैं। तो आपको एंगल मिल गया इसका ये वाला, ठीक है। ये 1 बजे के आसपास है और आपको ये वाला एंगल इसका मिल गया, ये वाला मिल गया उसका एंगल, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करके किसी भी एंगल को जज करना है, ठीक है। दो लाइंस आपको हेल्प करेंगी जिनको आपको इमेजिन करना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, 12 से 6 और 9 से 3 वाले लाइन। ये दो लाइन आपको हेल्प करेंगे एक्यूरेट एंगल को जज करने के लिए, ठीक है। कि कोई लाइन कितनी झुकी है उसका पता करने के लिए ये दो लाइन आपको हेल्प करेंगे। तो देखो कुछ इस तरीके से आप एंगल को जज कर सकते हो, ठीक है। एक घड़ी को इमेजिन करके, ठीक है, एक घड़ी को इमेजिन करके आप किसी भी एंगल को जज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने रेड कलर से आपको दिखाया करके, ठीक है, यहाँ पर मैंने रेड कलर से आपको करके दिखाया। मान लो ये मैंने एक इमेजिनरी लाइन सोची यहाँ से, भाई अगर ये वाली लाइन यहाँ पर 6 बजे है, ठीक है, तो ये वाली लाइन यहाँ पर कितने बजे हैं। तो आप एक तरीके से अप्रोक्सीमेट गैस कर सकते हो, इसके बीच का गैप देख सकते हो कि ये भाई साहब इसके बीच का कितना गैप बन रहा है। क्विकली जब आपको चीज़ों को करना पड़ता है तो आप ओवरऑल गैस चेक कर सकते हैं, गैस एंगल को चेक करने के लिए,
ठीक है। और ये मेथड आपके लिए आसान है ओवरऑल चेक करना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल आपको एग्जैक्ट लाना, नहीं नहीं मुझे देखना है कितने बज के 1 मिनट के 1 मिनट का भी आप हिसाब लगा लो, ऐसा नहीं करना है। अप्रोक्सीमेट चेक करना है कि भाई साहब ये कितने बजे के आसपास आ रही है, और ये गैप को आपको डिसाइड करना है। ठीक है। वैसे ही आप किसी भी एंगल को डिसाइड कर सकते हो इसमें, किसी भी एंगल को। ये एक टेक्निक है, बस आपको अपने तरीके से यूज़ करनी है। ठीक है। वैसे ही आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो। ठीक है। आपने इस एंगल का डिसाइड करना है कि ये एंगल कितना है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, घड़ी को इमेजिन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर 6 बजे हैं तो ये 6 से कितनी दूर है। आप इस तुरंत, अगर आपको किसी चीज़ को करना है तो आप इस गैप को देख लीजिए। ठीक है। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये चीज़ कहाँ पर आएगी। ठीक है। तो ये है एंगल चेक करने का एक सिंपल सा मेथड, आप इस चीज़ को यूज कर सकते हो। ठीक है। अगर एक बार आपकी चीज़ें प्रैक्टिस में आ गई तो आप ओवरऑल चीज़ों को अपने आप ऑटोमेटिकली कर पाओगे। ठीक है। ओवरऑल आप चीज़ों को कर पाओगे तुरंत आप अपने हाथ के साथ, एक बार ये माइंड में आ गई चीज़ें। अभी जो हमारा फंडामेंटल आता है वो आता है प्रपोर्शंस। ठीक है। प्रपोर्शन, और प्रपोर्शंस का सिंपल सा मतलब होता है कंपैरेटिव रिलेशनशिप। ठीक है। कंपैरेटिव रिलेशनशिप, अगर एक चीज़ इतनी बड़ी है तो इस चीज़ के कंपैरिजन में दूसरी चीज़ कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है, इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रपोर्शन, कंपैरेटिव रिलेशनशिप। ठीक है। इस दुनिया के अंदर हर चीज़ एक दूसरी चीज़ के साथ रिलेटिव है, हर चीज़ एक दूसरी चीज़ के साथ रिलेटिव है, कंपैरेटिवली है। ये चीज़ इतनी है तो इसके कंपैरेटिवली ये चीज़ कितनी है, ये चीज़ इतनी है तो ये चीज़ कितनी है। हर चीज़ एक दूसरी चीज़ के साथ क्या है, कंपैरेटिवली रिलेशनशिप में। हर चीज़ एक दूसरी चीज़ के साथ रिलेटिव है। ठीक है। रिलेटिव। इस चीज़ को मैं आपको एक सिंपल सी एक्टिविटी से समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की, मैं इसका नाम ए रख देता हूँ। अभी ये जो मैंने ए लाइन बनाई है, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये ए वाली लाइन बड़ी है या छोटी है? सोचिए और गैस करिए, बताइए। ठीक है। कुछ सोचेंगे ये वाली लाइन बड़ी है, कुछ ने सोचा होगा ये वाली लाइन छोटी है, लेकिन ये वाली लाइन ना तो बड़ी है ना ही ये वाली लाइन छोटी है। ठीक है। और अब बताइए, और अब बताइए मुझे, ये जो ए वाली लाइन है ये बड़ी है या छोटी है? अब आपके माइंड में ना तुरंत क्लिक हो गई होगी ये बात कि ये वाली लाइन छोटी है। और वो चीज़ कैसे हुई? क्योंकि मैंने इसकी साइड में दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है। दूसरी लाइन के कारण इसका प्रपोर्शन बन गया। वैसे ही मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की। तो क्या ये जो ए वाली लाइन थी ये बड़ी है या छोटी है? तो अब ये जो ए वाली लाइन है वो ए वाली लाइन क्या बन चुकी है? बड़ी बन चुकी है। किस चीज़ के कारण? सी के कारण। और बी के कारण ये वाली लाइन छोटी है। ठीक है। तो मैं यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिलेशनशिप, कंपैरेटिव रिलेशनशिप। ठीक है। हर चीज़ दुनिया में एक दूसरी चीज़ के साथ रिलेटिव है। ठीक है। एक चीज़ का पता तभी किया जा सकता है जब हम उसको उसके आसपास की चीज़ों से देखें। ठीक है। उसके आसपास की चीज़ों से देखें। आपने इसका पता तभी किया कि ये वाली लाइन बड़ी है, ये वाली लाइन छोटी है, तभी आपको पता चला जब मैंने इसकी साइड में दूसरी लाइन ड्रॉ की। जब आपने दूसरी जो लाइन मैंने ड्रॉ की उनको देखा तब जाके आपने बताया कि ये वाली लाइन छोटी है या फिर ये वाली लाइन बड़ी है। ठीक है। यही होता है रिलेशनशिप, रिलेटिवनेस। हर चीज़ दुनिया में एक दूसरी चीज़ के साथ क्या है? रिलेटिव है।
आप किसी चीज़ का तभी पता कर सकते हैं जब उसके आसपास की चीज़ों से आप उस चीज़ को कंपेयर करोगे, ठीक है, कंपैरिजन करोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि वो चीज़ क्या है, ठीक है, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ कितनी बड़ी है या छोटी है, वो उसके आसपास का एरिया डिसाइड करता है, ठीक है, उसके आसपास का एरिया डिसाइड कर। इस दुनिया में हर चीज़ एक दूसरी चीज़ के रिलेटिव है, ठीक है। ये बोर्ड रखा हुआ है, ठीक है, ये बोर्ड स्टैंड पे रखा हुआ है, तो इस बोर्ड का स्टैंड रिलेटिव है, ठीक है। मैं इसके साइड में बैठा हूँ, मैं इसके रिलेटिव हूँ। मैंने माइक पकड़ा है, माइक रिलेटिव है, ठीक है। मेरा फेस है, फेस की आँख है, आँख नाक कान, हर चीज़ दुनिया में। यहाँ पर मेज़ रखी है, ठीक है, यहाँ पर मेज़ रखी है, एलसीडी रखी है, हर चीज़ एक दूसरी चीज़ के साथ रिलेटिव है, रिलेटिव। कोई चीज़ बड़ी है, किसी का साइज बड़ा है, किसी का साइज कम है, ठीक है, किसी की चौड़ाई ज़्यादा है, किसी की चौड़ाई कम है, कोई लाइन बड़ी है, कोई लाइन छोटी है। तो हर चीज़ दुनिया में एक दूसरी चीज़ के रिलेटिव है, हर चीज़। और इसी रिलेटिवनेस को, ये जो प्रपोर्शंस है, इन प्रपोर्शंस को हमारी आंखें देखना जानती है। ऐसा नहीं है कि हमारी आंखें प्रपोर्शंस को नहीं देख सकती। एग्जाम्पल से समझा दूँ, मान लो आप कोई ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है, पीछे से कोई भी फैमिली मेम्बर या फिर कोई भी फ्रेंड आपको आके बोलता है, भाई ये जो तू ड्राइंग कर रहा है ना, इस फेस में ना नाक थोड़ी सी गलत बना दी तूने, भाई इसकी आंख ना थोड़ी सी इस साइड शिफ्ट कर, ये आंख थोड़ी गलत लग रही है। समझ में आया? हर इंसान प्रपोर्शंस देख सकता है, ठीक है, हर एक इंसान। आपको मैं एक्टिविटी से दिखाता हूँ, ठीक है। आपको स्क्रीन पे जो है इमेज नज़र आ रही होगी, इस इमेज में जो है ये आकृति आपको नज़र आ रही होगी, और यहाँ पर जो है चार नीचे वो फिट करने के इसमें नज़र आ रहे होंगे। अब मुझे ये बताइए कि ये जो आकृति है वो इन चारों में से किस में फिट होगी, किस में फिट होगी? आपने तुरंत देखा और बता दिया होगा कि हाँ ये सी में ही फिट होगी, ठीक है, सी में फिट होगी, सी आकृति में। तो ये कैसे बताया आपने? क्योंकि आपकी आंखें क्लियरली देख पा रही हैं कि भाई हाँ ये इसकी शेप कुछ ऐसी है, ये शेप ना इस शेप के अंदर फिट होगी। तो आपकी आंखें प्रपोर्शन देखना जानती हैं। तो ठीक है, प्रपोर्शंस तो हमारी आंखें देख पाती हैं, लेकिन डिफ़िकल्टी तब आती है जब इन प्रपोर्शंस को ड्रॉ करना होता है, ठीक है, ड्रॉ करना होता है। और ड्रॉ करने में सिर्फ आपको एक ही बात करनी है, वो है, एक ही काम करना है, वो है गैस करना है चीज़ों का। जैसे कि मैंने बताया, हर चीज़ एक दूसरी चीज़ के साथ क्या है, रिलेटिव है, कंपैरेटिवली। तो आपको देखना पड़ेगा, वहाँ पर गैस करना पड़ेगा, भाई अगर इसकी चौड़ाई इतनी है तो इसकी कंपैरेटिवली ये कितनी है। अगर इसकी चौड़ाई इतनी है तो इसकी चीज़ के कंपैरेटिवली इसकी चौड़ाई कितनी है। अगर इसकी हाइट इतनी है तो इस हाइट के कंपैरिजन में ये चीज़ कितनी है। ओवरऑल आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा चीज़ों का, ठीक है, रिलेटिवनेस चेक करनी पड़ेगी। और वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी गैस, आपको गैस करके मार्किंग लगानी पड़ेगी। अच्छा भाई ये चीज़ इतना आएगा, ये चीज़ इतना आएगा, ये चीज़ इतना आएगा। ओवरऑल आपको गैस करना पड़ेगा। ये एक तरीके से गेम की तरह है, गेम की तरह, ठीक है। वो मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके। मान लो मैंने यहाँ पर दो चीज़ें बना दी, ठीक है, मैंने यहाँ पर दो चीज़ें बना दी। समझाने के लिए सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको बना दिया कि ये चीज़ यहाँ पर इतनी है, तो ये चीज़ यहाँ पर इतनी रखी हुई है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप इसको बनाओगे तो आपको गैस करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ इतनी है, ये चीज़ मान लो मैंने इतनी बना दी। अगर ये चीज़ इतनी है तो भाई ये चीज़ कितनी बनेगी, ये आपको गैस करना पड़ेगा। क्या इतनी बनेगी, इतनी बनेगी? नहीं बनेगी ना, क्योंकि इससे कम है। क्या इतनी बनेगी, क्या इतनी बनेगी? नहीं, इससे भी थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको एक तरीके से गेम खेलना पड़ता है, गैस करना पड़ता है कि भाई ये चीज़ इतनी है तो ये चीज़ कितनी बनेगी। मुझे लगा ये अप्रोक्सीमेट इतनी बनेगी, ये अप्रोक्सीमेट जो है वो इतनी बनेगी, ठीक है, क्लियर। इस हाइट के कंपैरिजन में इसकी जो विड्थ है वो अप्रोक्सीमेट इतनी बनेगी, वो आपको गैस करना होगा, ठीक है। ये जो चीज़ यहाँ पर रखी है वो कहाँ पर आएगी। अब मैंने देखा कि भाई ये चीज़ ना अप्रोक्सीमेट यहाँ, क्या यहाँ पर बना दूँ इसको? नहीं बनेगी ना, नीचे आएगी। यहाँ पर बना दूँ?
हाँ, अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आ चुका है। तो ये चीज़ भाई अप्रोक्सीमेट जो है वो यहाँ पर बनेगी। तो इस तरीके से आपको गैस करना पड़ता है, ठीक है, गैस करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी। ठीक है, तो आपको देखना पड़ता है इन दोनों के बीच में इतना गैप है तो इन दोनों के बीच में कितना गैप बनेगा। ओवरऑल आपको एक तरीके से गेम की तरह करना पड़ता है। मैं आपको और भी एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो रेफरेंस के लिए जो है मैंने इस इमेज को लिया है, ठीक है। इसमें जो आपको ये कंपैरेटिव रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, ठीक है, कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है, कितनी दूरी पे है कौन सी चीज़, ठीक है। ये ओवरऑल जो आपको रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, बस इसी रिलेशनशिप का जो है हमें अपने पेपर के ऊपर उतारना होता है, ठीक है। कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है ओवरऑल। और वो कैसे उतारना होता है, गैसिंग करके। बस आपको हल्की लाइनों के साथ गैसिंग करनी है, ठीक है। ज़्यादा डार्क लाइन नहीं बनानी है, मैं आपको दिखाने के लिए डार्क बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो इसकी जो हाइट है, मैं आपको एनवलप करके नहीं दिखा रहा, मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। मान लो इसकी जो हाइट है, मैंने इसकी जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेट इतनी ले ली। इसकी जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेट मैंने इतनी ले ली कि भाई मुझे इतनी बड़ी इमेज चाहिए। अब मुझे ये चीज़ देखनी है कि ये जो शेडो वाला पार्ट है जहाँ पर ये हैंडल ख़त्म हो रहा है, ये कहाँ पर बनेगा, ठीक है, वो मुझे गैस करना है। जैसे जैसे मैं अपने इसको इसके पास लेके जाऊँगा वैसे वैसे मेरा माइंड रिएक्ट करने लगेगा कि कहाँ पर बनेगा। तो मेरे माइंड ने ऐसे यहाँ पर देखा कि ये अप्रोक्सीमेट जो है वो यहाँ पर बनेगा, शैडो वाला पार्ट, ठीक है। अगर शैडो वाला पार्ट इतनी दूर पे बनेगा तो इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कितनी बनेगी, ठीक है, वो चौड़ाई भी गैस करनी है। ये जो है वो अप्रोक्सीमेट जो है वो इतनी बनेगी, वो अप्रोक्सीमेट इतनी बनेगी, ठीक है। तो मैंने गैस किया। अब ये जो छोटी छोटी हम मार्किंग्स लगा रहे हैं ना, ये मार्किंग्स, अब ऐसा नहीं है कि 100% ही सही हो, नहीं, ठीक है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। जब आपको लगता है कि ये चीज़ गलत हो चुकी है तो आपको इसको इरेज करके सही कर देना है। ऐसा नहीं है कि ये पत्थर की लकीर बन चुकी है, आप इसको इरेज ही नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ी सी इधर जाएगी तो इसको इरेज करके सही कर दो, ठीक है। लग रहा है कि ये चीज़ यहाँ पर जाएगी तो इसको इरेज करो और दोबारा सही कर दो, ठीक है। बस आपको मार्किंग्स इस तरीके से गैस करके लगानी है, ठीक है। ये हैंडल वाला पार्ट इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर ये जो संतरा रखा है, ये संतरे वाला पार्ट, ये इस ऑब्जेक्ट वाला पार्ट कहाँ पर बनेगा इसमें। ऐसा तो नहीं है कि ये यहाँ पर बन जाएगा, नहीं, यहाँ पर भी बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये अप्रोक्सीमेट जो है वो अप्रोक्सीमेट यहाँ पर बनेगा, इसी के पोजीशन में तो आएगी इसकी जो चीज़ है, ठीक है। तो वो अप्रोक्सीमेशन जो है वो यहाँ पर बनेगी, जो है वो अप्रोक्सीमेट यहाँ पर बनेगा, ठीक है, ठीक है। जो ये यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसकी पोजीशन कहाँ पर बनेगी, वो अप्रोक्सीमेट जो है वो यहाँ पर आएगी, ठीक है, यहाँ पर। अगर ये चीज़ यहाँ पर बनेगी तो इसके जो अप्रोक्सीमेशन, अब ये जो सेब रखी है ये चीज़ कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर बनेगी, नहीं, यहाँ पर बनेगी, नहीं। तो ये अप्रोक्सीमेशन कहाँ पर बनेगी, ये यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर। अब ये जो मैं हल्की हल्की ऐसे ऐसे लाइन डाल रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे हल्की हल्की लाइन डालना, इस तरीके से पॉइंट मार देना, पॉइंट लगा देना, बिंदु लगा देना, ये सारे के सारे प्रपोर्शंस जज करता है आर्टिस्ट, ठीक है। इन छोटी छोटी मार्किंग से ही प्रपोर्शंस जजमेंट हो जाते हैं उसके माइंड में। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन डाल दूँ, ठीक है, इस तरीके से एक लाइन डाल दूँ, इस नाइफ़, ये जो नाइफ़ रखा हुआ वो कहाँ पर टच होगा, मैं इस तरीके से लाइन डाल दूँ, तो ये भी प्रपोर्शंस ही मैं जज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको हल्की हल्की लाइनों के साथ प्रपोर्शंस को जज करना है।
ठीक है, ये जो लाइन गई है वो किस एंगल में गई है, इस तरीके से। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे जो है वो, अब ये जो पॉइंट है वो पॉइंट कहाँ पर आएगा, वो अप्रोक्सीमेट जो है यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको ये यहाँ पर आएगा, ये चीज़ यहाँ पर आएगी, ये इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से कुछ। ठीक है, इस तरीके से मैं थोड़ा सा डार्कर कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से कैमरे में दिखाई दे। ठीक है, ये जो है इसको मैं थोड़ा सा एंगल में तोड़ रहा हूँ स्ट्रेट लाइंस के अंदर। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं इसको बस स्ट्रेट लाइंस में तोड़ रहा हूँ। यहाँ पर ये शैडो वाला पार्ट यहाँ पर बनेगा। बस आपको गैसिंग करनी है और स्केच करना है। अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत गलत हो चुका है तो उसको सही करना है इसी स्टेज में। ठीक है, प्रोपोर्शंस वाली स्टेज में आपको सही करने की उसको कोशिश करनी है। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है वो कहाँ पर बनेगी, मैं यहाँ से एक ऐसे लाइन डाल देता हूँ और ये जो चीज़ है वो कुछ ऐसे बनेगी, इसके यहाँ पर टच होगी। क्लियर, कुछ इस तरीके से। अब ये जो नाइफ रखा हुआ, नाइफ कहाँ पर बनेगा, सिंपल सा फंडा है भाई। नाइफ, इस नाइफ को जो पॉइंट है वो यहाँ पर बन रहा है। यहाँ से अगर मैं एक लाइन डालूँ तो नीचे की तरफ ये यहाँ पर आ रही है, तो ये जो नाइफ वाला पार्ट है वो यहाँ से शुरू होगा और एंगल क्या है इसका, वो इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो नाइफ जो है वो इस डायरेक्शन में बनेगा और नाइफ की एंडिंग कहाँ पर होगी, अगर आप यहाँ से ऊपर से एक लाइन डालो तो आपको ईजीली पता चल जाएगा कि इसकी एंडिंग कहाँ पर होगी। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, प्रोपोर्शंस आपको चेक करने में जो हेल्प करती है। ठीक है, अब ये जो सेब रखी है, अगर यहाँ से आप एक लाइन इस तरीके से लेके जाओ तो आपको इसका जो पोजीशन है वो शेप की पोजीशन आपको मिल जाएगी। तो ये जो लाइंस होती है ना, ये जो लाइंस हम फाइंड करते हैं ऊपर से नीचे, ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। ठीक है, एक्यूरेट प्रोपोर्शंस को बनाने के लिए। ये सेब की पोजीशन यहाँ पर बनेगी, ये यहाँ पर से ये, तो ये इसकी पोजीशन कुछ ऐसे आएगी। ठीक है, अब ये जो क्लॉथ रखा हुआ है उसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से डिफाइन होगी ऐसे। अगर यहाँ से मैं एक और लाइन डालूँ तो ये कुछ ऐसे बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इस नाइफ़ को जो है वो थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको बना के, थोड़ा सा ऐसे। अगर मैं एक ऊपर से लाइन डालूँ तो ये यहाँ पर टच हो रही है, यहाँ पर आके, तो कुछ इस तरीके से बस आपको ना इस तरीके से जो है रिलेशनशिप फाइंड करना है। ये लाइंस भी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इन लाइंस को भी देखना है कि लाइंस एक दूसरे के साथ किस तरीके से कनेक्टेड हैं। अब ये जो है नीचे की तरफ ये जो शैडो एरिया गया हुआ, ठीक है, ये जो शैडो एरिया गया हुआ है, ठीक है, ये जो शैडो एरिया गया हुआ है, यहाँ पर ये जो है इसकी जो पत्थर सा रखा हुआ है नीचे, ये पत्थर इस साइड मुड़ा हुआ है, थोड़ा सा इस साइड जाके,
ठीक है। तो बस आप इस तरीके से चीज़ों की पोजीशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर मेरा स्केच भी कंप्लीट हो गया, साथ साथ में एक आपको समझाते समझाते मैंने स्केच भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको, तो ये हमारा स्केच भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये जो दरार दिख रही है वो दरार ए यहाँ पर बनेगी, है ना, यहाँ पर। तो इनका आपस में रिलेशन देखना है, ये चीज़ इतनी है तो ये चीज़ कहाँ पर प्लेसमेंट होगी। ओवरऑल मैं कहूँ तो लोकेशंस फाइंड करनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर एडजस्ट होगी। अगर यहाँ पर ये जो कप रखा हुआ है तो वो कहाँ पर बनेगा, सिंपल सा यहाँ से ऐसे लाइन गई है, फिर ऐसे गई है, ये सेब के कहाँ पर टच हो रही है। बस इस तरीके से आपको चीज़ों को देखना है। जब आपको पोजीशंस मिल जाए उसके बाद आप इसको स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से कन्वर्ट करते जा सकते हो, ठीक है। तो आपको ओवरऑल जो है वो पोजीशंस को फाइंड करना है। ये चीज़ इतनी है तो ये चीज़ कहाँ पर प्लेसमेंट होगी, ये चीज़ यहाँ पर है तो ये चीज़ कहाँ पर प्लेसमेंट होगी, नाइफ कहाँ पर आएगा। तो आपको ओवरऑल चीज़ों को देखना पड़ेगा, ठीक है। प्लेसमेंट ढूंढनी पड़ेगी, तो ओवरऑल आपको प्लेसमेंट ढूंढनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है ना कि कोई चीज़ गलत हो गई है तो उसको सही करना है, ठीक है। आप कंपैरिजन करके चेक कर सकते हो, ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन डाल के चेक कर सकते हो। मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से डालनी है, ठीक है। तो आपको प्रपोर्शंस इस तरीके से लाने होते हैं। हर चीज़ एक दूसरी चीज़ के रिलेटिव है। कोई चीज़ बड़ी है, कोई चीज़ छोटी है, कोई चीज़ ज़्यादा चौड़ी है, कोई चीज़ इतनी है। तो ओवरऑल एक दूसरी चीज़ों के साथ इनका आपस में रिलेशनशिप है, ठीक है। ओवरऑल रिलेशनशिप है। तो इसमें जो है मैंने वैल्यूज़ को डाल के इसको एक स्केच ही कंप्लीट कर दिया, ठीक है। मेरी भी प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। तो आपको ओवरऑल पहले प्लेसमेंट करनी है, ठीक है। चीज़ों की प्लेसमेंट करनी है। आप ऐसे छोटी सी एक मार्किंग भी लगा सकते हो, ठीक है। ओवरऑल आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। हल्की हल्की लाइनों से, ज़्यादा डार्क लाइन नहीं देनी है। इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पर आएगी, ये चीज़ यहाँ पर आएगी, ये चीज़ यहाँ पर आएगी। इस तरीके से कुछ हल्की हल्की लाइनों से आप डिसाइड कर सकते हो, या फिर एक छोटा सा मार्क भी आपके प्रपोर्शंस को डिसाइड कर सकता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रपोर्शन सही नहीं है तो आप उसको सही कर लो इरेज करके, ठीक है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि मुझे अभी भी गलती नज़र आ रही है, कोई बात नहीं, चेक कर लो कंपेयर करके। इस तरीके से हाथ में पेंसिल को पकड़ के कंपेयर करके चेक कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों की रिलेशनशिप देखना है। सारी लाइनें यार एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये लाइन ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ठीक है। ये एक शेप बन गई, ये लाइनें आपस में इंटरलिंक है। ओवरऑल एक दूसरी चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, ठीक है। तो मैंने इस स्केच की जो है वो प्रोसेस को थोड़ा सा डिलीट कर दिया, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये प्रोपोर्शंस के ऊपर ही बन जाएगी, क्योंकि और भी चीज़ मुझे कंप्लीट करनी है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं इसके अंदर ही आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। पहली तो वही है कि आपको ओवरऑल क्या देखना है, रिलेशनशिप देखना है। रिलेशनशिप कि कोई चीज़ इतनी है तो इसके कंपैरेटिवली दूसरी चीज़ कितनी बड़ी है, ठीक है, कितनी छोटी है, ठीक है। वो चीज़ आपको एक दूसरे से कंपेयर करके चेक करना है। और रही बात ये कि आपकी आंखें ऑटोमेटिकली बता तो देती हैं कि ये चीज़ इतनी है, ये चीज़ इतनी है, लेकिन वही चीज़ को आपको थोड़ी सी एबिलिटी को इंक्रीज़ करना है, गैसिंग पावर को, गैस करके चीज़ों को बनाना है, ठीक है। ये तो हो गई, गैस करके आप चीज़ों को बना लेते हो, ठीक है। अब इसी के अंदर ना कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ टेक्निक कह लो एक तरीके से, जो आपको हेल्प करती है, जो आपको हेल्प करती हैं एक्यूरेट प्रोपोर्शंस को बनाने के लिए, ठीक है। वो टेक्निक्स क्या हैं, तो मैं उसमें से कुछ आपको बता देता हूँ। मेन क्या है, एक होती है यूनिट मेजरमेंट, कि आप एक चीज़ को यूनिट मानते हो और एक चीज़ को यूनिट मान के आप इस यूनिट से हर चीज़ को कंपेयर करते हो कि भाई चीज़ ये चीज़ इतनी है तो इसके कंपैरेटिवली ये चीज़ कितनी होगी, इसी चीज़ के कंपैरेटिवली ये चीज़ कितनी होगी। आप एक चीज़ को यूनिट फिक्स कर देते हो कि ये यूनिट मैंने फिक्स कर दी, इसकी पहले मैंने इस यूनिट को बनाया, इस चीज़ को मैंने फिक्स कर दिया, इस चीज़ से मैं हर चीज़ को कंपेयर कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं यूनिट मेजरमेंट। ये भी आपको हेल्प करती है एक्यूरेट प्रोपोर्शंस को बनाने में, ठीक है। एक होता है
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, जिसको बोलते हैं, एक होती है प्लम लाइन, एक होती है ये जो है प्लम लाइन, एक होती है लेवल लाइन। ठीक है, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे कि मैंने आपको उसके अंदर बताया था एंगल्स के अंदर, ठीक है, एंगल्स के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एंगल्स को चेक करते हैं, इमेजिनरी लाइन जो होती है, वैसे ही ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स लाइन होती है, ये हमें प्रोपोर्शंस को चेक करने में भी हमारी हेल्प करती है। ठीक है, इसको बोलते हैं जो होती है प्लम लाइन, इसको बोलते हैं लेवल लाइन, लेवल लाइन। ठीक है, इसको बोलते हैं लेवल लाइन। अब ये किस तरीके से सहायता करती हैं, वो इस तरीके से करती हैं। मान लो मुझे ये पॉइंट मिल गया, अब इस पॉइंट से अगर मैं नीचे की तरफ ऐसे 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 एक लाइन डालूं तो वो कहाँ पर टच कर रही है, इस पॉइंट की वजह से मुझे दूसरा पॉइंट मिल गया। क्लियर, कुछ समझ में आया? इस पॉइंट की वजह से मुझे दूसरा पॉइंट मिल गया। कुछ वैसे ही लेवल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, मैंने यहाँ पर इस चीज़ को देखा, मैंने यहाँ से एक लेवल लाइन को डाला, हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो इसकी वजह से मुझे इस ग्लास के ऊपर की ये वाला पार्ट मिल गया। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहाँ से एक लाइन डालूँ तो इस तरीके से वो जा रही है और वो यहाँ पर टच कर रही है, तो मुझे ये जो संतरा यहाँ पर रखा है, इस संतरे का मुझे पार्ट मिल गया। यहाँ पर ये इससे टच हो रहा है, अलाइनमेंट, इसको एक तरीके से बोलते हैं अलाइनमेंट, तो यहाँ से मुझे इसका पॉइंट मिल गया। तो इसी तरीके से जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको प्रोपोर्शंस को एक्यूरेट बनाने में आपकी हेल्प करती है। ठीक है, एंगल्स को तो आपको एक्यूरेट जज करने में सहायता करती ही है, लेकिन प्रोपोर्शंस को चेक करने में भी आपकी हेल्प करती है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं एक वर्टिकल ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन डालूँ तो ये कहाँ पर टच कर रही है। ठीक है, ऊपर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालूँ तो मैं ये कहाँ पर टच कर रही है। तो एक चीज़ की वजह से हमें दूसरी चीज़ का रिलेशनशिप मिल जाता है, रिलेशनशिप। इस तरीके से हम ओवरऑल प्रोपोर्शंस देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स लाइन डाल के, प्लम लाइन और लेवल। दूसरा है मिडल पॉइंट फाइंड करना। एक लाइन है, इस लाइन का मिडल पॉइंट फाइंड करना, मिडल पॉइंट फाइंड करना है कि मिडल पॉइंट कहाँ पर होगा, ये भी आपको हेल्प करता है एक्यूरेट प्रोपोर्शंस को बनाने में। ठीक है, तो जैसे कि ये चीज़ इतनी है, यहाँ से आपको 2 पॉइंट मिल गए, आप इसको हाफ करके अगर जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट कहाँ पर आएगा, ये भी आपको हेल्प करता है। मान लो इस चीज़ का ये जो हाफ पॉइंट वो कहाँ पर टच करेगा, यहाँ पर टच कर रहा है, तो आपको इस चीज़ का पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं जो आपको एक्यूरेट प्रोपोर्शंस को बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। दूसरा वही है, नेगेटिव शेप देखना है, जो नेगेटिव शेप बन रही है ये वाली नेगेटिव शेप, ये जो पॉजिटिव शेप बन रही है ये वाली। ठीक है, ये भी एक्यूरेट प्रोपोर्शंस को बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो सिंपलीफिकेशन स्ट्रेट लाइन में प्रोपोर्शंस जजमेंट पहले गैस करना है, फिर आप चेक कर सकते हो, आपको लगता है कि वो चीज़ गलत हो चुकी है। ये प्लम लाइन, लेवल लाइन, मिड पॉइंट फाइंड करना, ठीक है, एक यूनिट को फिक्स कर देना, ये आपको हेल्प करते हैं एक्यूरेट प्रोपोर्शंस को बनाने में। ठीक है, पहले गैस करना है, फिर आप चेक कर सकते हो किसी चीज़ को मेजर करके, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करना। प्रोपोर्शंस का मतलब यही होता है ओवरऑल रिलेशनशिप, ये जो चीज़ें हैं वो आपस में कैसे इंटरलिंक है। टेड सेथ जैकोब्सन ने एक बात कही थी कि चीज़ों को इस तरीके से मत देखो कि ये चीज़ें अलग हैं, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है यार। देखो, हर एक लाइन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, और ये लाइनें, ये चीज़ लाइन बड़ी है, ये लाइन छोटी है, आपस में कंपैरिजन है इन चीज़ों का आपस में। ये जो साइज़ है ये इतना है, इसके कंपैरेटिवली ये साइज़ इतना है, ये साइज़ इतना है, ओवरऑल ये रिलेटिवनेस है आपस में। क्लियर? तो ये है प्रोपोर्शंस। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं इसको यहीं पर ख़त्म करता हूँ, फिर कभी और ज़्यादा क्लियर करेंगे किसी और वीडियो में। अभी जो हमारा फंडामेंटल आता है वो आता है शेप। ठीक है, शेप। हमने लाइन को समझा, हमने एंगल समझे, हमने प्रोपोर्शन समझे। ठीक है, अब इन्हीं लाइन, एंगल, प्रोपोर्शंस से मिलके बनती है कोई भी शेप, कोई भी शेप। ठीक है, तो शेप फंडामेंटल के अंदर आपको क्या करना है, ठीक है, जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जिस भी चीज़ को आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो आपको चीज़ों को 2D रैंडम शेप्स के अंदर देखना है।
क्या 2D रैंडम शेप्स के अंदर देखना है। अब ये रैंडम शेप्स क्या होती है? देखो, रैंडम शेप वो शेप होती है जिसका कोई नाम नहीं होता, ठीक है। आपको नहीं पता कि वो एक्चुअली क्या है, बस आपको ये पता है कि कुछ शेप है। अगर मैं ये बोलूँ तो आप बताओगे ये हाथ है, ठीक है। अगर मैं पूछूँ आपसे ये क्या है, ये नाक है, कान है, तो सबके अपने अपने कुछ नाम है, ठीक है। लेकिन रैंडम शेप वो शेप होती है जिसका कोई नाम नहीं होता, जिसका कुछ पता ही नहीं कि वो एक्चुअली क्या है, बस इतना पता है कि वो कुछ एक शेप है। मैंने कुछ भी एक स्क्रीन पे कुछ भी एक चीज़ ड्रॉ कर दी, क्या है? शेप है। क्या है? शेप है, 2D शेप है ना। ये मैंने फिर से कुछ ड्रॉ कर दिया, क्या है? 2D शेप है। तो पहला पॉइंट तो भाई यही है कि आपको चीज़ों को 2D रैंडम शेप्स के अंदर देखना है, रैंडम शेप्स के अंदर देखना है। जिस भी चीज़ को आप देख रहे हैं, जैसे कि इस इमेज को ले लेते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? ये लाइंस हैं, एंगल्स हैं, इन्हीं से मिलके क्या बन रही है? कोई भी शेप बन रही है, ठीक है, कोई भी रैंडम शेप बन रही है। अब हमें भी नहीं पता है कि ये कौन सी शेप है, लेकिन बस इतना पता है कि ये शेप है। यहाँ से मैं इसको ऐसे देखूँ तो ये देखो, ये एक शेप बन रही है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी रैंडम शेप बन रही है, ये कोई एक रैंडम शेप बन रही है, यहाँ पर ये कोई एक शेप बन रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को रैंडम शेप्स में देखना है, रैंडम शेप में देखना है और ड्रॉ करना है। और रैंडम शेप में क्यों देखना है? ठीक है, क्योंकि जब आप चीज़ों को रैंडम शेप में देखते हो, ठीक है, रैंडम शेप में देखते हो, तो आपका जो माइंड होता है वो पहले से ही इमेजेस को बनाना बंद कर देता है, पहले से ही इमेजेस को बनाना बंद कर देता है, ठीक है। मान लो मैं किसी चेहरे को देख रहा हूँ और मैं उसको ड्रॉ करने वाला हूँ। अगर मैं उसको देखूँ और ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो मेरा माइंड क्या करेगा? पहले से वो इमेजेस बनाएगा कि हाँ ये तो आईब्रो है, अच्छा ये नाक है, ये लिप्स है। तो माइंड क्या कर रहा है? पहले से इमेजेस बना रहा है। लेकिन अगर मैं भूल जाऊँ कि मैं जिस चीज़ को बना रहा हूँ वो एक्चुअली कोई फेस है ही नहीं है, ठीक है, मैं जिस चीज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ वो नाक, आँख, कान उसके अंदर है ही नहीं है, मैं भूल जाऊँ इस चीज़ को, अपने माइंड से निकाल दूँ और बस इतना सोचूं कि जिस चीज़ को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उस चीज़ के अंदर मुझे क्या दिखाई दे रही है? लाइन एंगल से मिलके कोई एक शेप बनी है, लाइनों से मिलके कोई एक रैंडम शेप मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। मैं जिस भी चीज़ को देख रहा हूँ मुझे कुछ शेप्स नज़र आ रही है, ये कुछ एक शेप है, ये कुछ एक शेप है। जब मैं चीज़ों को रैंडम शेप में इस तरीके से देख के ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ड्रॉ करूँगा तो वो चीज़ें ज़्यादा बेटर ड्रॉ होंगी, ठीक है। जो मैं विजुअली देख रहा हूँ उसको मैं ज़्यादा एक्यूरेटली बना पाऊँगा, ठीक है। तो आपको चीज़ों को रैंडम शेप्स के अंदर देखना है, रैंडम शेप्स के अंदर देखना है। क्लियर पॉइंट? रैंडम शेप के अंदर क्यों देखना है? क्योंकि आपका माइंड पहले से ही इमेजेस बनाता है, वो चीज़ें बंद हो जाती है, ठीक है। इमेजेस कैसे बनाता है? अगर मैं बोलूँ आपको एप्पल के बारे में सोचो तो आपका माइंड तुरंत क्या करेगा? उसकी इमेज क्रिएट कर देगा। लेकिन जब आप सोचते हो कि कोई रैंडम शेप है, ठीक है, जब आप चीज़ों को रैंडम शेप्स में देखते हो तो आप भूल जाते हो कि कोई पक्षी है, कुछ भी है, नहीं, कुछ ही नज़र नहीं आता, बस आपको रैंडम शेप नज़र आती है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को ड्रॉ करना स्टार्ट करो तो सबसे पहले उसकी बड़ी शेप से स्टार्ट करो, बड़ी शेप से, ठीक है। छोटी छोटी डिटेल्स के अंदर नहीं घुसना है, पहले बड़ी शेप से स्टार्ट करना है, बड़ी शेप। जब एक बार बड़ी शेप ड्रॉ हो जाए उसके बाद धीरे धीरे छोटी शेप, उसके बाद फिर छोटी, फिर उसके बाद छोटी, धीरे धीरे इस तरीके से हमने माइनर डिटेल्स के अंदर घुसना है। तो हमें पहले से ही भागना नहीं है कि हम पहले से ही डिटेल्सिंग के अंदर घुस जाएं, हम तो पहले छोटी छोटी डिटेल्स को करने लग जाएं, नहीं। हमें सबसे पहले बड़ी शेप को पकड़ना है और बड़ी शेप को ड्रॉ करने के बाद हमें उसके अंदर छोटी छोटी शेप्स के अंदर एंटर करना है, ठीक है। तो ये है सेकंड पॉइंट। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारा, आपको क्या करना है? आपको चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए आंखों को स्क्विंट करना है, ठीक है। जब आप आंखों को ऐसे बंद करना स्टार्ट करते हो तो आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? सिंप्लीफाई होना स्टार्ट हो जाती है। उसके अंदर की डिटेल्स क्या हो जाती है?
रिड्यूस हो जाती है और आपको जो नज़र आती है वो नज़र आती है एक सिंप्लीफाइड चीज़, बड़ी बड़ी शेप्स, बड़ी बड़ी शेप्स। ठीक है, अब वो जो आपको बड़ी बड़ी रैंडम शेप्स नज़र आ रही है, बस आपको उन्हीं को ड्रॉ करना है। क्लियर? बस उन्हीं शेप्स को आपको ड्रॉ करना है। क्लियर? पहले तो बात यह है कि रैंडम शेप्स के अंदर देखना है, दूसरा ये है कि चीज़ों को पहले बड़ी शेप से स्टार्ट करना है, फिर छोटी शेप्स के अंदर एंटर करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से अगर मैं चीज़ों को बताऊं, जैसे कोई मूर्तिकार होता है, मूर्तिकार जब कोई मूर्ति बनाता है कोई, तो वो पहले क्या करता है, वो पहले एक बड़ा पत्थर लेता है, उसके बाद वो उस पत्थर को तोड़ते हुए धीरे धीरे उसके अंदर डिटेलिंग्स के अंदर जाता है। ठीक है, पहले उसने बड़ी उसको शेप को लिया, बड़े पत्थर को लिया, उसके बाद उसने उस चीज़ को तोड़ना स्टार्ट किया, धीरे धीरे वो छोटी छोटी शेप्स को बनाता गया, उसके अंदर बाद में डिटेलिंग्स वाला पार्ट आया। डिटेलिंग वाला पार्ट्स क्या आया बाद में, लेकिन पहले जो स्टार्ट किया उसने बड़ी शेप से। तो उस तरीके से ही आपको ड्राइंग में करना है। ठीक है, और सिंपलीफाई करने के लिए जो सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ वो आंखों को स्क्विंट करना। सिंपल है कथी, बिल्कुल सिंपल। जब आप आंखों को स्क्विंट करना स्टार्ट करोगे तो आपकी चीज़ें भाई साहब ऑटोमेटिकली सिंपलीफाई होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको इसको थोड़ा सा इमेजेस के अंदर दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको यहाँ पर समझते हैं। तो मैं आपको इन इमेजेस के अंदर दिखाता हूँ कि जब हम आंखों को स्क्विंट करते हैं तो हमारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कैसे सिंपलीफाई हो जाती है, कैसे हमें रैंडम शेप्स नज़र आती हैं। ठीक है, तो आप पहले वाली जो है इस इमेज को देखोगे, ये जो इमेज है, ये जो इमेज है, ये इमेज क्या है, नॉर्मल इमेज जो हमें दिखाई देती है। इसके अंदर आपको डिटेल्स नज़र आएंगी, डिटेल्स। ठीक है, हर एक छोटी से छोटी डिटेल्स इसके अंदर नज़र आएंगी, कपड़े के क्लोथ्स, फेस, आइज, नोज, लिप्स। ठीक है, लेकिन जब आप अपनी आंखों को स्क्विंट करना स्टार्ट करते हैं, आंखों को थोड़ा सा बंद करना स्टार्ट करते हैं, तो होता क्या है कि आपकी चीज़ें ब्लर होना स्टार्ट हो जाती हैं और आपको सिंपल शेप्स नज़र आती हैं, सिंपल शेप्स। ठीक है, आपने आंखों को ब्लर किया, ये मैंने डिजिटली करके दिखाया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फिर यहाँ पर ये शेप्स नज़र आती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने आप सिंपलीफाई भी किया इस चीज़ को। हमारे पास पहले क्या चीज़ थी, बिल्कुल क्लियर, जिसके अंदर डिटेल्स थी। हमने आंखों को स्क्विंट किया तो हमारी चीज़ें क्या हो गई, वो ब्लर होना स्टार्ट हो गई, सिंपल शेप्स हमें दिखाई देने लगी। ठीक है, कोई भी चीज़ हमें क्यों दिखाई देती है, लाइट और शेडो के कारण, है ना, लाइटनेस और डार्कनेस के कारण। तो यही लाइटनेस और डार्कनेस क्या करती हैं, शेप्स क्रिएट करती हैं, शेप्स। और शेप में मैंने क्या बताया आपको, रैंडम शेप्स को देखना है। ठीक है, अगर आप इस लास्ट वाली इमेज को देखोगे तो आपको क्या नज़र आएगा, सिंपल आपको शेप्स नज़र आएंगी। ठीक है, ये एक रैंडम शेप्स यहाँ पर नज़र आ रही है, ये एक रैंडम शेप्स नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं भूल चुका हूँ कि ये कोई एक मॉडल बैठी हुई है, भूल गया हूँ मैं, ये कोई लड़की बैठी है। अब यहाँ पर मैं सोच क्या रहा हूँ, ठीक है, बस रैंडम शेप्स है, ये कुछ शेप्स नज़र आ रही है, ये कुछ शेप है, ये कुछ एक शेप्स नज़र आ रही है, ये कुछ शेप है। ठीक है, तो मुझे शेप्स नज़र आ रही है और शेप में मैंने आपको क्या कहा कि हमें पहले बड़ी शेप को पकड़ना है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, पहले हमें इसकी बड़ी शेप को बनाना है, उसके बाद फिर हमें इसकी छोटी छोटी शेप्स को, इन रैंडम शेप्स को बनाना है। क्लियर? मैं इसी तरीके से आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर दूसरी इमेज ली है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने इस बार हाथी की इमेज ली है। ठीक है, तो अगर आप पहली वाली इमेज को देखोगे तो वही हमें डिटेल्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, आंखों को थोड़ा सा स्क्विंट डाउन करना स्टार्ट किया, हमारी चीज़ें सिंप्लीफाई होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, हमें क्या नज़र आने लगी, रैंडम शेप्स। हमें शेप्स नज़र आ रही हैं, कुछ तो शेप है, ये कुछ तो शेप है, ये कुछ एक शेप है। तो इसी तरीके से हमें शेप्स नज़र आने लगी। ठीक है, रैंडम शेप्स नज़र आने लगे। तो आंखों को स्क्विंट करना बड़ी पावरफुल ताकत है। मैं इसको एक पावर मानता हूँ, पावर है, बड़ी पावरफुल। आप चाहे किसी भी आर्टिस्ट को देख लो, किसी भी आर्टिस्ट को, ठीक है, जो ड्रॉ करता है, विजुअली जो ड्रॉ करता है, आप उसके अंदर देखोगे कि
वो आर्टिस्ट जब भी किसी भी चीज़ को ड्रॉ करता है तो आंखों को धीरे धीरे ऐसे से बंद करता है। हर आर्टिस्ट, किसी भी आर्टिस्ट को, कितना भी बड़ा आर्टिस्ट, किसी भी आर्टिस्ट को देख लो, वो आंखों को स्क्विंट करता है, क्योंकि आर्टिस्ट जानता है कि आंखों को स्क्विंट करने की पावर क्या है। ठीक है, कैसे चीज़ें ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कैसे चीज़ें सिंप्लीफाई होना स्टार्ट हो जाती है। हम जिन डिटेल्स को देख रहे हैं वो डिटेल्स एक्चुअली क्या हो जाती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है, और हमें बड़ी शेप्स दिखाई देती है, बड़ी शेप्स, बड़ी रैंडम शेप्स। ठीक है, तभी तो मैं कह रहा हूँ, चाहे कुछ भी आपको ड्रॉ करना हो, चाहे आपको कुछ भी ड्रॉ करना हो, लाइंस आपको हर जगह दिखाई देंगी, एंगल्स हर जगह दिखाई देंगे कि ये एंगल यहाँ से नीचे कितना डिग्री मुड़ा हुआ है, एंगल्स हर जगह दिखाई देंगे, प्रोपोर्शंस आपको हर जगह दिखाएंगे। ठीक है, ये पार्ट इतना है, ये पार्ट इतना है, ये लाइन इतनी है, ये लाइन इतनी है। ठीक है, ये लाइन इतनी है तो इसके कंपैरेटिवली दूसरी लाइन कितनी है, तो प्रोपोर्शंस आपको दिखाई देंगे, शेप्स आपको नज़र आएंगी। ठीक है, अभी जो मैं आगे फंडामेंटल बताऊंगा वैल्यूज़ का, तो ठीक है, तो ये बेसिक्स, यही तो ये बेसिक्स जो होता है ये हर जगह मैं इसलिए कहता हूँ अप्लाई होता है। ठीक है, मैंने पहले वाली वीडियो में जैसे बताया था कि ये जो होता है हर जगह अप्लाई होता है। ठीक है, आपको किसी चीज़ को अलग से किसी चीज़ को सीखने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कुछ और सीखना है तो मुझे कुछ और सीखना पड़ेगा। ठीक है, मुझे वो मतलब कि मुझे अभी बर्ड्स को बनाना सीखना है तो मुझे उनके लिए अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ती। बेसिक्स अगर एक बार आ गया तो आप कुछ भी ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये थोड़ी ना सोच रहा हूँ कि ये हाथी है, नहीं सोच रहा, मुझे क्या शेप्स नज़र आ रही हैं, ये कुछ शेप्स है और मैं शेप्स को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर उस अपना पेपर लूँगा और उसे आगे की तरफ ड्रॉ कर दूँगा। सिंपल सिंपल, यही जो मेरा विजुअली जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ऑटोमेटिकली पेपर पे आ जाएगा, क्योंकि मैं रैंडम शेप्स को देख रहा हूँ तो मेरे दिमाग ने पहले से इमेजेस बनानी बंद कर दिया कि मैं किसी हाथी को देख रहा हूँ, है ना, तो माइंड ने इमेजेस बनानी बंद कर दी तो मैं इसको आसानी से ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था शेप फंडामेंटल के अंदर। ठीक है, तो ये था शेप फंडामेंटल। अभी हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फंडामेंटल के ऊपर जो है वैल्यूज़। अभी जो हमारा लास्ट फंडामेंटल आता है वो आता है वैल्यू, और वैल्यूज़ को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप अपने ड्राइंग के अंदर रियलिज्म क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आपकी ड्राइंग लगे कि वो चीज़ 3 डायमेंशनल है, उसके अंदर वॉल्यूम फील हो, उसके अंदर डेप्थ फील हो, तो आपको वैल्यूज़ को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितनी ज़्यादा आपकी वैल्यूज़ सही होंगी उतना ही ज़्यादा रियलिज्म आप अपने ड्राइंग के अंदर क्रिएट कर पाओगे। और क्वेश्चन ये आता है कि एक्चुअली वैल्यूज़ होती क्या है, किन चीज़ों को वैल्यूज़ बोलते हैं। वैल्यूज़ का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी चीज़ की लाइटनेस और डार्कनेस से। कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा लाइट है या फिर कितनी ज़्यादा डार्क है, हम इस चीज़ को वैल्यूज़ बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, लाइट से लेके डार्क तक, लाइट से लेके डार्क तक, ये लाइट टू डार्क, ये जितनी भी रेंज होती है ये सारी की सारी वैल्यूज़ कहलाती है। ठीक है, सिंपल सा है, आप किसी भी चीज़ को ब्लैक एंड वाइट कर दो तो आपको उसके अंदर वैल्यूज़ ही नज़र आएंगी। ठीक है, वैल्यूज़, ये हेयर्स डार्क है, स्किन लाइट है, स्किन भी ये कहीं से ज़्यादा डार्क है, कहीं से ज़्यादा लाइट है। ये जो लाइटनेस और डार्कनेस होती है यही एक्चुअली वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, यही सारी वैल्यूज़ होती हैं, और जितनी ज़्यादा आपकी वैल्यूज़ सही होंगी उतना ही ज़्यादा आप रियलिज्म अपने ड्राइंग के अंदर क्रिएट कर पाओगे। अब यहाँ पर इसकी लाइटनेस और डार्कनेस सही है तो इसलिए हमें फील हो रहा है कि ये नोज़ 3 डायमेंशनल है। ठीक है, लाइटनेस और डार्कनेस के कारण हमें फील हो रहा है कि ये चीज़ 3 डायमेंशनल है। ठीक है, और इस दुनिया के अंदर इनफिनाइट वैल्यूज़ है, इनफिनाइट। एक लाइट से लेके डार्क तक, लाइट से लेके डार्क तक पहुंचने में
एक किसी भी लाइट को डार्क तक पहुंचने में, जो सबसे ज़्यादा डार्क है वहाँ तक पहुंचने में, ये इसकी बीच में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है लाइट टू डार्क, ये इन्फिनाइट होती है, गिना नहीं जा सकता इनको, इन्फिनाइट रेंज होती है, इन्फिनाइट। ठीक है, और इस इन्फिनाइट रेंज में से हमारी जो आंखें केवल और केवल 1000 वैल्यूज़ ही देख सकती हैं। इससे ज़्यादा देखना हमारे लिए कोई पॉसिबल है ही नहीं है। ठीक है, इस दुनिया के अंदर इन्फिनाइट वैल्यूज़ है, इन्फिनाइट। अब इतनी सारी वैल्यूज़ हैं, इनको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये यहाँ पर मैंने जो बनाया ये जल्दबाजी में बनाया। ठीक है, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो आपको एक्चुअली में चीज़ें नज़र आएंगी, जो ग्रेडियंट स्केल है, जो वैल्यू स्केल है। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए स्पीड में बनाया है। ठीक है, ये लाइट और डार्क, इसके बीच में इन्फिनाइट वैल्यूज़ है, और इतनी सारी वैल्यूज़ को समझना क्या है, मुश्किल है। अब यहाँ से यहाँ तक डार्क तक ये जो रेंज जा रही है, कैसे पता करें क्या है इसके अंदर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दुनिया भर की वैल्यूज़ है, दुनिया भर की। अब क्या हुआ, डिस्कवरी हुई वैल्यू स्केल की, वैल्यू स्केल 9 वैल्यू स्केल, पॉपुलर वैल्यू स्केल है, डिस्कवरी हुई वैल्यू स्केल की, ताकि हमारे लिए चीज़ों को समझना आसान हो सके। वैल्यू स्केल में क्या हुआ कि ये जो इन्फिनाइट वैल्यूज़ थी, इन वैल्यूज़ को सिंपल बनाया गया, इन वैल्यूज़ को सिंपल बनाया गया, सिंपल स्टेप्स के अंदर तोड़ा गया। यहाँ पर स्टेप्स के अंदर इनको तोड़ दिया गया, ताकि इन वैल्यूज़ को समझना आसान हो सके, मैनेज किया जा सके इन वैल्यूज़ को। ठीक है, क्लियर। इतनी सारी वैल्यूज़ को क्यों एक मैनेजेबल वैल्यूज़ में बनाया गया। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि 9 वैल्यू ही हो, हम आर्टिस्ट 4 वैल्यू भी यूज़ करता है, स्टडी के लिए 2 वैल्यू 3 वैल्यू भी यूज़ करता है, करने को 12 वैल्यू भी यूज़ करता है। लेकिन फंडामेंटल ये है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई किया गया, समझना आसान हो सके। अब दुनिया भर की वैल्यूज़ है, नहीं समझा जा सकता, कम वैल्यूज़ हो गई तो समझना आसान हो गया कि हाँ भाई, अगर मैं सोचूं वैल्यू 5 कितनी है तो मेरे दिमाग में आ जाए कि वैल्यू 5 इतनी होती है, ये मिडिल टोन की होती है। वैल्यू 7 कितनी होती है तो मेरे दिमाग में आ जाए कि वैल्यू 7 अप्रोक्सीमेट इतनी होती है। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हो ना, क्यों डिस्कवर किया गया वैल्यू स्केल को, मेन कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा होगा। वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई किया गया ताकि उनको समझना आसान हो सके। क्लियर। अभी मैं आपको 2 सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं जब भी आप अपनी ड्राइंग के अंदर वैल्यूज़ को फील कर रहे हैं, शेड कर रहे हैं। ठीक है, वो 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, पहला है स्क्वींट आइज, दूसरा है वैल्यू रिलेशनशिप। ठीक है, तो मैं पहले वैल्यू रिलेशनशिप को बताता हूँ। वैल्यू रिलेशनशिप एक्चुअली होता क्या है, देखो वैल्यू रिलेशनशिप का सिंपल सा मतलब होता है वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना। जैसे कि मैंने आपको कंपैरेटिव मेजरमेंट के फंडामेंटल के अंदर बताया था कि हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं, हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि वो चीज़ बड़ी है या छोटी है। ठीक है, हम कंपेयर करते हैं। कुछ वैसे ही हमें यहाँ पर भी कंपैरिजन ही करना होता है एक चीज़ का दूसरी चीज़ से, लेकिन हम यहाँ पर वैल्यूज़ का कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी वैल्यू कितनी ज़्यादा लाइट है या फिर कितने ज़्यादा डार्क है, हम वैल्यूज़ का कंपैरिजन करते हैं। वैल्यू रिलेशनशिप, वैल्यूज़ का कंपैरिजन करना। ठीक है, अगर मैं इसको भी एक सिंपल से तरीके से बताऊं, आपको स्क्रीन पे एक वैल्यू नज़र आ रही होगी, क्या आप इस वैल्यू को ये कह सकते हो कि ये वाली वैल्यू लाइट है या डार्क है? आप इस वैल्यू को ना तो लाइट कह सकते हो, ना ही आप इस वैल्यू को डार्क कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इस वाली वैल्यू से भी कोई चीज़ डार्क हो सकती है। ठीक है, तो क्या ये वाली वैल्यू लाइट है? नहीं, इस वाली वैल्यू से भी कोई चीज़ लाइट हो सकती है। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू का कैसे पता चलेगा कि हमें ये वाली वैल्यू लाइट है या डार्क है? वो इसके आसपास की वैल्यू से चेक करके हमें पता चलेगा कि ये वाली वैल्यू लाइट है या डार्क है। ठीक है, तो हमें वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करना है वैल्यूज़ को।
ठीक है, ये वाली वैल्यू इतनी है तो इस वाली वैल्यू के कंपैरिजन में हेयर वाली वैल्यू इतनी है, तो इस वाली वैल्यू के कंपैरिजन में ये फेस वाली वैल्यू कितनी है। अगर ये यहाँ पर इतनी वैल्यू है तो इस वाली वैल्यू के कंपैरिजन में ये वाली वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये वाली वैल्यू इतनी है तो ये वाली वैल्यू कितनी है। तो इसलिए ओवरऑल वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना है और इसी को बोलते हैं वैल्यू रिलेशनशिप। क्लियर हुआ? वैल्यू रिलेशनशिप क्या होता है? वैल्यूज़ को कंपेयर करना, एक वैल्यूज़ को दूसरी वैल्यू से, दूसरी वैल्यू को तीसरी वैल्यू से, ऐसे वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना, उसके आसपास की वैल्यूज़ को देखना। ठीक है, तब जाके आपको वैल्यूज़ सही से आप अपनी ड्राइंग के अंदर उन वैल्यूज़ को फील कर पाओगे, अच्छे से शेड कर पाओगे करेक्ट वे में। ठीक है, तो ये है वैल्यू रिलेशनशिप और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैल्यूज़ को कंपेयर करना। ठीक है, जो दूसरा है हमारा वो है स्क्विंट आइज, आंखों को स्क्विंट करना। अब स्क्विंट करना क्या होता है? आंखों को बंद करना, स्क्वीज करना। ठीक है, अब पूरी बंद नहीं करनी आंखें अगर आप पूरी ही बंद कर दोगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो आंखों को स्क्वीज करना मतलब कि आंखों को थोड़ा सा ऐसे बंद करते जाना है। और जब आप आंखों को बंद करना स्टार्ट करते हैं तो इससे होता क्या है? इससे होता ये है जो एक आर्टिस्ट को चाहिए, क्या? सिंप्लीफिकेशन। जब भी आप किसी भी चीज़ को देख रहे हो, किसी भी चीज़ को देख के बनाने वाले हो, ड्रॉ करने वाले हो, कोई भी चीज़ आपके सामने है, कोई भी रेफरेंस है, आपको क्या करना? आप अपनी आंखों को बंद करना स्टार्ट करते हो। जिससे होता क्या है कि जो भी चीज़ को आप देख रहे हो उसके अंदर की डिटेल्स रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, रिड्यूस, जिससे आपको उस चीज़ के अंदर मेजर शेप नज़र आती है, मेजर वैल्यूज़ के ग्रुप नज़र आते हैं। ठीक है, यही तो चीज़ चाहिए। आप जिस भी चीज़ को देख रहे हो, जब आपने आंखों को ऐसे स्क्वीज़ करना स्टार्ट किया तो जो चीज़ आपको नज़र आ रही है उसके अंदर की डिटेल्स रिड्यूस होना स्टार्ट होगी और आपको मेजर शेप नज़र आने लगी, मेजर वैल्यूज़ के ग्रुप नज़र आने लगे। अगर आप मेजर के वैल्यूज़ के ग्रुप आपको नज़र आ रहे हैं मतलब कि कम वैल्यूज़ आपको दिखाई दे रही है। अगर आपको मेजर वैल्यूज़ के ग्रुप नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो सिंपल सा मतलब है आप वैल्यू रिलेशनशिप को आसानी से कर पाओगे, मतलब कि वैल्यूज़ को आप इजीली कंपेयर कर पाओगे। इसको थोड़ा सा बताते हैं। इस दुनिया के अंदर इन्फिनाइट वैल्यूज़ है ना, और इस इतनी सारी वैल्यूज़ में से जो हमारी आंखें केवल और केवल 1000 वैल्यूज़ ही देख पाती हैं। ठीक है, अब उस 1000 वैल्यूज़ में से हुआ क्या? आपने आंखों को स्क्विंट करना स्टार्ट किया, जिससे हुआ कि जो आप वैल्यूज़ देख पा रहे हैं वो कम होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि जो सिमिलर सी वैल्यू होती है ना वो आपस में कंबाइन हो गई, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया और आपको कम वैल्यूज़ नज़र आ रही है। ठीक है, तो आपको कम वैल्यूज़ नज़र आ रही है तो सिंपल सा मतलब है कि आप उन वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर भी आसानी से कर पाओगे, तो वैल्यू रिलेशनशिप भी आसानी से कर पाओगे। तो ये चीज़ें 2 पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। ठीक है, वैल्यू रिलेशनशिप, वैल्यूज़ को कंपेयर करना आपस में, और दूसरा है स्क्विंट करना। ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, मैं इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल मानता हूँ। आंखों को स्क्विंट करना, आपके पास पावर है कि जब आप आंखों को स्क्विंट करते हो तो आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई हो जाती हैं। चाहे आपकी शेप हो, शेप सिंप्लीफाई हो जाती है, चाहे आपको वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना हो, क्योंकि आपको मेजर वैल्यू से नज़र आती है, मेजर वैल्यू से नज़र आती हैं, तो इसके कारण वैल्यूज़ को कंपेयर करना भी आसान हो जाता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमेशा माइंड में याद रखो। अगर मैं एक पॉइंट और भी ऐड करना चाहूँ वो ये है, कभी भी जब भी आप वैल्यूज़ को चेक कर रहे हो या फिर प्रोपोर्शनल जजमेंट कर रहे हो, कभी भी ऐसे नहीं करना है बिल्कुल ड्राइंग के अंदर घुस जाओ, नहीं, थोड़ा सा पीछे की तरफ हटना है, तब जाके चेक करना है उस चीज़ को, वैल्यूज़ को। ठीक है, ऐसे बिल्कुल उसके अंदर घुसना नहीं है, थोड़ा सा पीछे हटना है, तब जाके चेक करना है कि हाँ ये वाली वैल्यू इतनी है तो इसके कंपैरिजन में ये वाली वैल्यू इतनी है, और आंखों को स्क्विंट करना नहीं भूलना है। ये 2 चीज़ें मेन हैं। अभी क्वेश्चन ये आता है कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो लाइटनेस और डार्कनेस हम इस दुनिया के अंदर देख पाते हैं, ये लाइटनेस और डार्कनेस हम इस दुनिया के अंदर किन कारणों की वजह से देख पाते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज़ जो हमें दिखाई दे रही हैं वो किन कारणों की वजह से दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है। इसके मेनली 4 कारण होते हैं, 4 चीज़ें हैं जिनके कारण जो वैल्यूज़ हमें इस दुनिया के अंदर दिखाई देती है। और वो 4 कारण कौन से हैं? वैल्यू सोर्सेस, इसके 4 कारण, ठीक है। लाइट ऑन फोम, लोकल वैल्यू, सरफेस मटेरियल एंड एटमॉस्फेयर। ये 4 मेन कारण हैं जिनके कारण जो वैल्यूज़ हम इस दुनिया के अंदर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल वैल्यू के बारे में, ठीक है। लोकल वैल्यू क्या होती है? लोकल वैल्यू का सिंपल सा मतलब होता है जो खुद की वैल्यू होती है, जो खुद की नेचुरल वैल्यू होती है, नेचुरल टोन होती है, उसको बोलते हैं लोकल वैल्यू, जो परमानेंट होती है, ठीक है। जैसे कि इस मशरूम की लोकल वैल्यू क्या है? ये क्या है? वाइट है। इसकी लोकल वैल्यू क्या है? वाइट, नेचुरली वाइट है, ठीक है। इस शिमला मिर्च की लोकल वैल्यू क्या है? इस वाली वैल्यू से डार्क वैल्यू है। ये क्या है? नेचुरल वैल्यू है इसकी, डार्क, खुद की वैल्यू है, खुद की वैल्यू। और अब इसकी लोकल वैल्यू क्या है? इन दोनों से सबसे ज़्यादा डार्क वैल्यू है इसकी लोकल वैल्यू। ये जो इसकी खुद की वैल्यू है, ये होती हैं जो खुद की वैल्यू होती हैं, वो होती है लोकल वैल्यू। जो नेचुरल है, जो सरफेस है, उसका मटेरियल है, उसकी वैल्यू, उसका कलर, ठीक है, वो है लोकल वैल्यू। ओके, समझ में आया लोकल वैल्यू क्या? ठीक है। ये हेयर्स डार्क है, इसकी लोकल वैल्यू क्या होगी? डार्क। ये स्किन, इसकी नेचुरल लाइट है, ठीक है, तो इसकी नेचुरल वैल्यू क्या होगी? ये हेयर से क्या है? लाइट है, तो ये हो गई लोकल वैल्यू। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा लाइट ऑन फोम, ठीक है। अब लाइट ऑन फोम क्या होता है? पहली बात तो फोम का मतलब समझो। फोम क्या होता है? फोम का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो 3D है, 3 डायमेंशनल है, जिसके अंदर वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम। अभी मैंने जो चीज़ आपको दिखाई वो सारी की सारी 3D थी, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? 3D है। अब लाइट जब इन फोम के ऊपर गिरती है तो लाइट अलग से वैल्यू क्रिएट करती है, जिसको बोलते हैं हम लाइट ऑन फोम। इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेके चलता हूँ, ठीक है, अलग लाइट कंडीशन में, क्योंकि लाइट यहाँ से फ्रंट से आ रही है, इसलिए आप चीज़ों को नहीं देख पा रहे। थोड़ा सा इसको साइड लाइट में लेके चलते हैं। अभी आप इस लाइट कंडीशन के अंदर देख पा रहे होंगे कि कैसे लाइट जो है कैसे वैल्यूज़ क्रिएट कर रही है, कैसे टर्मिनेटर लाइन क्रिएट हो रही है, कैसे कास्ट शेडो बन रही है, कैसे रिफ्लेक्टेड लाइट क्रिएट हो रही है। ये जो सभी चीज़ें वैल्यूज़ क्रिएट हो रही है, ये वैल्यूज़ क्रिएट हो रही है लाइट ऑन फोम के कारण। लाइट सोर्स के लिए मैं यहाँ पर फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो लाइट जब इस चीज़ के ऊपर गिरती है तो लाइट अलग से वैल्यू क्रिएट करती है। लोकल वैल्यू क्या थी? लोकल वैल्यू उनकी खुद की वैल्यू थी। ये वैल्यू वाइट है, ठीक है, इसकी वैल्यू डार्क है इससे, ठीक है, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा डार्क है इन दोनों से, ठीक है, ये खुद की वैल्यू थी। लेकिन जो लाइट ऑन फोम है, लाइट ने अलग से वैल्यू को क्रिएट किया, जिसको बोलते हैं हम लाइट ऑन फोम, ठीक है। जो चीज़ लाइट के जितनी ज़्यादा पास होगी वो चीज़ उतना ही ज़्यादा ब्राइट है। जैसे लाइट यहाँ से कट आउट हो जाएगी, जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पा रही है, वो चीज़ उतनी ज़्यादा डार्क होगी, ठीक है। तो ये होती है लाइट ऑन फोम। यहाँ पर ये टर्मिनेटर लाइन है, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आ रही है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ठीक है, ये कास्ट शेडो बन रही है, ये जो फोम है ये नीचे की तरफ प्रोजेक्ट हो रही है, जिसको बोलते हैं हम कास्ट शेडो, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब है लाइट ऑन फोम। लाइट ऑन फोम क्या है? लाइट ऑन फोम, लाइट जब भी किसी चीज़ के ऊपर गिरती है तो वो उस चीज़ को 3 डायमेंशनल बना देती है। लोकल वैल्यू 2D होती है, लेकिन लाइट जब किसी के ऊपर गिरती है तो वो उस चीज़ को 3 डायमेंशनल बना देती है, 3 डायमेंशनल। अभी आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि ये फोम क्लियरली नज़र आ रही है कि ये 3 डायमेंशनल है, ये भी 3 डायमेंशनल है, ठीक है। वो क्यों नज़र आ रही है? वैल्यूज़ के कारण, लाइट के कारण। आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि कैसे ये वॉल्यूम हमें फील हो रही है। इसकी वॉल्यूम, ये 3D पन हमें फील हो रहा है। क्यों फील हो रहा है? लाइट के कारण,
क्योंकि लाइट ने वैल्यूज़ को क्रिएट किया, इसको 3 डायमेंशनल बनाया। ओके, तो ये है लाइट ऑन फोम। अभी आता है हमारा सरफेस मटेरियल। ठीक है, मतलब कि लाइट जिस भी सरफेस के ऊपर गिर रही है वो सरफेस एक्चुअली किस मटेरियल से मिलके बना है, ये भी मैटर करता है कि उसके ऊपर किस तरीके की वैल्यूज़ क्रिएट होंगी। ठीक है, वो मटेरियल मैटर करता है कि उसके ऊपर किस तरीके से वैल्यूज़ क्रिएट होंगी, क्योंकि अलग अलग तरह का सरफेस अलग अलग तरीके से वैल्यूज़ को क्रिएट करता है। ठीक है, तो मैटर करता है कि वो सरफेस कैसा है, वो मैट सरफेस है या फिर वो शाइनी सरफेस है या फिर वो ग्लोसी सरफेस है, ट्रांसपेरेंट सरफेस है, वो सरफेस कैसा है। तो ये भी मैटर करता है वैल्यूज़ क्रिएशन में, क्योंकि अलग अलग तरह का सरफेस अलग अलग तरीके से वैल्यूज़ क्रिएट करता है। ठीक है, अभी आप यहाँ पर एक इमेज देख पा रहे हैं। ठीक है, इस इमेज में लाइट सोर्स जो है वो सेम है। ठीक है, ये जो फोम है ये फोम भी सेम है, लेकिन ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ अलग अलग तरीके से क्रिएट हो रही है, अलग अलग तरीके से वैल्यूज़ क्रिएट हो रही है इनके ऊपर। क्यों? क्योंकि इनका जो सरफेस का मटेरियल है वो अलग अलग है। ठीक है, इसलिए सरफेस का मटेरियल भी मैटर करता है कि उसके ऊपर वैल्यूज़ किस तरीके से क्रिएट होंगी। मेनली तीन रिएक्शन होते हैं जब भी लाइट किसी भी सरफेस से टकराती है, और वो 3 रिएक्शन क्या होते हैं? ठीक है, पहला होता है लाइट जब भी किसी भी सरफेस के ऊपर गिरेगी। ठीक है, किसी भी सरफेस के ऊपर गिरेगी, जो सरफेस है वो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, पहला। ठीक है, लाइट जब भी किसी भी सरफेस के ऊपर गिरेगी, पहला वो सरफेस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, या तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, सेकंड, या जो लाइट है जिस सरफेस के ऊपर गिरेगी वो उस सरफेस में से पास आउट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं ट्रांसपेरेंट चीज़ें, प्लास्टिक की बोतल हो गई, कांच का गिलास हो गया, वाटर हो गया, पॉलीथीन हो गई। ठीक है, तो इनके अंदर से जो है लाइट पास आउट हो जाती है। ठीक है, लाइट पास आउट हो जाती है। नेक्स्ट वन है हमारा जो थर्ड वन है वो है, या तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्शन क्रिएट करेगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्रिएट करेगी। जैसे कि मेटल सरफेस होता है, कोई पॉलिश सरफेस होता है, शाइनी सरफेस होता है, उसमें क्या होता है, लाइट क्या करती है, वो रिफ्लेक्शन क्रिएट करती है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, आपको उसमें अपना चेहरा भी नज़र आता है, वो रिफ्लेक्शन क्रिएट करती है, वो मिरर की तरह काम करती है। ठीक है, तो मेनली ये 3 रिएक्शन होते हैं जब भी लाइट किसी भी सरफेस से टकराती है। ठीक है, तो इसीलिए मैटर करता है भाई कि जो सरफेस है वो एक्चुअली सरफेस का मटेरियल कैसा है, क्योंकि जिस भी तरह का वो मटेरियल होगा उसी तरीके से जो है वैल्यूज़ क्रिएट होंगी। ठीक है, वैल्यूज़ उसी तरीके से क्रिएट होंगी। अलग अलग तरह का सरफेस अलग अलग तरीके से वैल्यूज़ क्रिएट करेगा। तो सरफेस का मटेरियल भी मैटर करता है कि वैल्यूज़ हमें किस सरफेस के ऊपर कैसी वैल्यू दिखाई देंगी। ठीक है, चाहे लाइट की कंडीशन सेम हो, चाहे जो फॉर्म है वो भी सेम हो, सेम रखी हो, उनकी फॉर्म जो है वो 3Dपन भी सेम हो, लेकिन अगर उनका सरफेस का मटेरियल अलग अलग है तो वैल्यूज़ भी अलग तरीके से ही क्रिएट होंगी भाई, अलग तरीके से ही क्रिएट होंगी। ठीक है, तो वैल्यूज़ जो हम देख पा रहे हैं वो उनके सरफेस के मटेरियल के कारण अलग अलग वैल्यूज़ देख पाते हैं। ठीक है, तो ये है सरफेस मटेरियल। अभी लास्ट वन आता है हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर। अब इस एटमॉस्फेयर के कारण भी हमें वैल्यूज़ जो है उनके अंदर डिफरेंस नज़र आता है। ठीक है, वो वैल्यूज़ हमें दिखाई देती हैं। वो कैसे? क्योंकि एटमॉस्फेयर में होती है हवा। ठीक है, हवा, और हवा के अंदर होती है डस्ट, मॉइस्चर, स्मोक, पोल्यूशन। ठीक है, इनके होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स जो लाइट को क्या कर देते हैं,
बिखेर देते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं। ठीक है, जो लाइट, मान लो कोई भी चीज़ हमें कैसे दिखाई देती है, कोई भी चीज़ हमें कैसे दिखाई देती है, लाइट उस चीज़ से टकराती है, वो हमारी आंखों के अंदर जाती है, वो चीज़ें हमें दिखाई देती है। अब हुआ क्या, एटमॉस्फेयर के अंदर जो दूर वाली चीज़ें हैं उनसे लाइट टकराई, जैसे ही वो हमारी आंखों की तरफ आने लगी, बीच में डस्ट, मॉइस्चर, पोल्यूशन, इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स ने उस लाइट को बिखेर दिया, उसको कम ब्लरी कर दिया, जिसकी वजह से हमारी आंखों के अंदर वो लाइट अच्छे से नहीं पहुंच पाई। और जो इसी कारण जो हमें दूर की चीज़ें हैं, वो दूर की चीज़ें हमें लाइट वैल्यू की नज़र आने लगी, ब्लर नज़र आने लगी। ठीक है, डस्ट, मॉइस्चर, पोल्यूशन, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के कारण। ठीक है, जो पास वाली चीज़ें हैं, जो हमारे बिल्कुल पास है, उसमें हमें ज़्यादा कंट्रास्ट नज़र आ रहा है, ज़्यादा डार्कर वैल्यूज़ नज़र आ रही है। ठीक है, क्यों आ रही है, क्योंकि वहाँ से लाइट सीधे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जा रही है, वो चीज़ें हमें क्लियरली नज़र आ रही है, डिटेल के साथ, शार्पनेस के साथ। ठीक है, तो उनके अंदर डार्कर वैल्यूज़ है, लेकिन यही वैल्यूज़ धीरे 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 लाइट होती जाती है, लाइट होती जाती है। ठीक है, इनका कंट्रास्ट कम होता जाता है, ब्लर होती जाती है चीज़ें दूर तक। ठीक है, अगर आप अभी इस वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, जो मैंने सुबह के टाइम बनाई है, मॉर्निंग के समय पे, तो अभी आप इस वीडियो के अंदर देख पाओगे जो पास वाली चीज़ें हैं उसके अंदर जो कंट्रास्ट है वो ज़्यादा है, डार्कर वैल्यूज़ ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें दूर की तरफ होती जा रही हैं, उनके अंदर जो वैल्यूज़ है वो धीरे 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 करके लाइट वैल्यू होती जा रही है, कंट्रास्ट कम होता जा रहा है, दूर की चीज़ें हमें ब्लर नज़र आ रही है। ये जो फोग आप देख पा रहे हो, ठीक है, देख पा रहे हो, ये फोग, यही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनके कारण जो लाइट, इनके छोटे छोटे पार्टिकल मॉइस्चर के कारण हमें दूर की चीज़ें ब्लर नज़र आती है, दिखाई नहीं देती अच्छे तरीके से। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर भी एक कारण है वैल्यूज़ का। ठीक है, जो वैल्यूज़ हमें दिखाई देती हैं, तो वैल्यूज़ जो हमें दिखाई देती हैं उसके मेनली 4 कारण हैं, मेनली 4 कारण हैं जो वैल्यूज़ हम इस दुनिया के अंदर देख पाते हैं। लोकल वैल्यू, जो खुद की वैल्यू होती है। ठीक है, लाइट ऑन फॉर्म, लाइट जब भी किसी सरफेस के ऊपर, लाइट जब भी किसी फॉर्म के ऊपर गिरती है तो वो अलग से वैल्यूज़ क्रिएट करती है। ठीक है, सरफेस मटेरियल, मतलब कि जो सरफेस का मटेरियल है, उस सरफेस के मटेरियल के कारण हमें अलग अलग तरीके की वैल्यूज़ दिखाई देती है, जिस भी तरह का सरफेस का मटेरियल होगा। एटमॉस्फेयर में हमें वैल्यूज़ नज़र आती हैं हवा के कारण। ठीक है, हवा होती है, इसमें डस्ट होता है, मॉइस्चर होता है, पोल्यूशन होता है। ठीक है, जिसके कारण जो होता है वैल्यूज़ में हमें डिफरेंस नज़र आता है। ठीक है, पास वाली चीज़ों में हमें डार्कर वैल्यूज़ नज़र आती है, कंट्रास्ट ज़्यादा नज़र आता है, दूर वाली चीज़ें हमें ब्लर दिखाई देती हैं, लाइट वैल्यूज़ की दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये 4 मेन कारण थे। ठीक है, ये 4 कारण थे जिनके कारण जो वैल्यूज़ हम इस दुनिया के अंदर देख पाते हैं। आई होप क्लियर। तो ये थी कुछ बेसिक नॉलेज आपकी ओवरऑल वैल्यूज़ के बारे में। ठीक है, इसमें से एक टॉपिक रहता है, वो है एजिस। ठीक है, तो इस एजिस वाले टॉपिक को भी मैं कवर कर देता हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, ताकि ये टॉपिक भी कवर ही हो जाएगा। ठीक है, तो एजिस क्या होती है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो, अगर मैं आपको एजिस को बिल्कुल ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो एजिस क्या होती है, कोई भी दो शेप या फिर लाइट और शैडो, कोई भी दो शेप या फिर लाइट और शैडो जब आपस में मिलते हैं और इन दोनों के मिलने में जो ट्रांजैक्शन क्रिएट होती है, उसको हम एज बोलते हैं। ठीक है, क्यों इस बाउंड्री वर्ड को कहना थोड़ा सा गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि बाउंड्री जो है रिप्रेजेंट करता है किसी भी लाइन को, कोई भी उसके बीच में कोई लाइन है। ठीक है, लेकिन एजिस के अंदर हमेशा ही लाइंस नहीं होती हैं। ठीक है, हमेशा लाइन नहीं होती है। ठीक है, तो एजिस के 4 प्रकार होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं मेनली एजिस के, वो हमेशा शार्प नहीं होती। ठीक है, इसलिए एजिस के 4 प्रकार होते हैं। एक होती है हमारी शार्प एज, दूसरी होती है हमारी फर्म एज, तीसरी होती है हमारी सॉफ्ट एज,
और जो हमारी चौथी होती है वो होती है हमारी लोस्ट एज। ये 4 टाइप्स होते हैं एजिस के, ठीक है। शार्प एज वो एज होती है जो 2 शेप के बीच में ये क्लियर जो लाइन बन रही है, ये जो क्लियर जी जो बाउंड्री बन रही है, ये है शार्प एज। नाम से ही क्लियर है, शार्प, ठीक है। फार्म एज जो हमारी नेक्स्ट है वो है हमारी फार्म एज। फार्म एज वो एज होती है जो बिल्कुल शार्प नहीं होती, ये थोड़ी सी क्या होती है, सॉफ्ट होती है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होती, थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, ये होती है हमारी फार्म एज, ठीक है। जो हमारा थर्ड वन है वो है हमारा सॉफ्ट एज। इसका भी नाम से ही क्लियर है, सॉफ्ट एज, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब 2 चीज़ें आपस में एक सॉफ्टनेस ग्रेडेशन होता है इसमें, ठीक है। जब 2 शेप आपस में मिलती हैं तो इनके बीच में एक सॉफ्टनेस होती है, तो ये होती है हमारी सॉफ्ट एज। और जो हमारी चौथी है वो है लोस्ट एज। इसलिए मैंने कहा था, ठीक है, हमेशा बाउंड्री नहीं होती है, ठीक है, हमेशा लाइन नहीं होती है। ये जो लोस्ट एज है, यहाँ पर जो है दोनों शेप इस तरीके से मर्ज हो चुकी हैं कि इनके बीच की जो बाउंड्री है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, ना के बराबर दिख ही नहीं रही है भाई साहब। बिल्कुल दोनों शेप इस तरीके से आपस में मिल चुकी हैं कि इनके बीच की बाउंड्री दिखाई ही नहीं दे रही है। ये क्या है, लोस्ट एज। और ये चारों की चारों एज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं आपकी ड्राइंग के अंदर, आपकी पेंटिंग के अंदर। आपकी पेंटिंग कितनी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगी, कितनी ज़्यादा उसके अंदर डेप्थ होगी, वॉल्यूम होगी, वो एजिस डिफाइन करते हैं, ठीक है। एजिस ही है जो आपकी वॉल्यूम को दर्शाती हैं, जो आपको राउंडनेस जो फील होती है चीज़ों के अंदर, वो एजिस के कारण ही होती है। कि वो कोई चीज़ कितनी ज़्यादा राउंड होगी वो एजिस दिखाती है, ठीक है। और मैं बात करूँ इस दुनिया के अंदर एक्चुअली कोई लाइंस होती नहीं है जो आपको लाइंस दिखाई देती है, वो एजिस ही होती हैं, ठीक है, एजिस ही होती है। अगर आप जो आपको लाइंस नज़र आ रही है, अगर आप उसके पास जाके देखोगे तो आपको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या नज़र आएगी, एजिस ही नज़र आएगी। ये हार्डनेस, सॉफ्टनेस, यही चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। तो इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ड्राइंग के अंदर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इमेज के ऊपर समझाता हूँ ताकि आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इमेज के ऊपर समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अब इस इमेज के अंदर समझते हैं उन एजेस को, ठीक है। तो सबसे पहली जो हमारी एज थी वो थी हमारी शार्प एज। अगर आप इस इमेज के अंदर देखोगे, ठीक है, ये एक शेप है और ये शेप और ये ब्लैक वाली एक शेप है हेयर्स वाली। अब ये दोनों जो आपस में टच कर रही है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये जो बाउंड्री क्रिएट हो रही है ये क्या है, शार्प है, शार्प बाउंड्री है, ठीक है। ये एज कौन सी हो गई हमारी, शार्प एज, ठीक है। यही शार्प एज आपको बहुत सी जगह इसमें नज़र आएगी, ठीक है। यहाँ पर ये शार्प एज है जो है इसका अंदर का ये जो प्यूपिल है इसके अंदर शार्प एज नज़र आ रही है, ठीक है। ये जो है और भी इसमें आपको शार्प एज नज़र आ सकती है। यहाँ पर ये जो है होठों पे जो है शार्प एज नज़र आ रही है, ठीक है। अब आती है हमारी जो है फार्म एज। फार्म एज को अगर आप देखोगे तो आप इस नोज़ के ऊपर फार्म एज को देख पाओगे, ठीक है, ठीक है। ये जो एज है, ये जो एज जो प्योरली शार्प नहीं है, थोड़ी सी क्या है, सॉफ्ट है, ये है हमारी फार्म एज, ठीक है, फार्म एज। अगर आप सॉफ्ट एज को देखोगे तो यहाँ पर आप इस सॉफ्ट एज को यहाँ पर देख पाओगे। देखो यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ ये जो ग्रेडेशन हो रहा है, इस यहाँ से यहाँ तक ये जो सॉफ्टनेस क्रिएट हो रही है, जो राउंडनेस क्रिएट हो रही है, ये है हमारी सॉफ्ट एज, ठीक है, ये है हमारी सॉफ्ट एज, सॉफ्ट एज। अगर मैं लोस्ट एज की बात करूँ इस इमेज के अंदर तो इसमें लोस्ट एज क्लियरली दिखाई दे रही है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो हेयर्स हैं, ये जो इसके हेयर्स हैं, ठीक है, वो बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। यहाँ पर कोई भी एज जो नेक की एज है वो ना ही तो नेक की एज हमें दिखाई दे रही है, जो लाइंस है वो दिखाई नहीं दे रही है। हेयर्स बिल्कुल क्या हो चुके हैं, बिल्कुल बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो चुके हैं। तो ये जो क्रिएशन हो रहा है ये वाला, ये है हमारी लोस्ट एज, लोस्ट एज, क्लियर।
हार्ड एज, सॉफ्ट एज, क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से एजेस होती हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो एज है ये शार्प एज है, उसी तरीके से यहाँ पर ये फर्म एज हमें नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर हमें सॉफ्टनेस नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये होती है एजेस। तो इसी तरीके से जो है हमें एजेस को ऑब्जर्व करना है दुनिया के अंदर। ठीक है, जितना ज़्यादा हम एजेस को अपने ड्राइंग के अंदर फील कराएंगे उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम, ये जो फील हो रहा है 3D हमें, उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम हम क्रिएट कर पाएंगे, डेप्थ क्रिएट कर पाएंगे अपने पोर्ट्रेट के अंदर, अपनी किसी भी ड्राइंग के अंदर, अपने किसी भी पेंटिंग के अंदर। ठीक है, क्लियर। तो इस इमेज के अंदर दिखाता हूँ मैं आपको एजेस को। ठीक है, ये वाली जो आप एज देख पा रहे हो इसको बोलते हैं हार्ड एज, मतलब कि ये होती है शार्प एज, जो शार्प होती है, जहाँ से हम चक्कू कट कर देते हैं ना, दो चीज़ें बिल्कुल शार्प नज़र आ रही है, ये बिल्कुल एक शार्प लाइन हमें नज़र आ रही है, ये होती है हमारी शार्प एज। इसमें फार्म एज नहीं दी है, ठीक है, लेकिन मैं आपको फार्म एज भी बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप फार्म एज को देखोगे तो आप यहाँ पर देख पाओगे। ठीक है, ये थोड़ी सी जो है ज़्यादा हार्ड ट्रांजैक्शन नहीं है, थोड़ी सी सॉफ्ट है, लेकिन ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। ये है फार्म ट्रांजैक्शन, आप फार्म ट्रांजैक्शन को यहाँ पर भी देख पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे सॉफ्ट एज। सॉफ्ट एज कहाँ पर है? सॉफ्ट एज जो बिल्कुल सॉफ्ट हो रही है, दोनों चीज़ें आपस में मर्ज हो चुकी हैं, ये हमारी सॉफ्ट एज। और जो हमारी लास्ट वन है लोस्ट एज। लोस्ट एज जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो बिल्कुल लोस्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, दोनों चीज़ें आपस में इस तरीके से मिक्स हो जाती है कि हमें दिखाई नहीं देती। अगर आप यहाँ पर चीज़ों को देखोगे तो आपको यहाँ पर चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, तो ये होती है हमारी लोस्ट एज। तो यहाँ पर ख़त्म होते हैं आपके बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ ड्राइंग। ठीक है, तो ये थे वो बेसिक फंडामेंटल जिनके ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, लाइन, एंगल, प्रोपोर्शन, शेप, वैल्यू, दिस आर द बेसिक फंडामेंटल्स। ठीक है, अगर इनको छोड़ के आप दूसरी चीज़ों की तरफ भाग रहे हो, मुझे एनाटॉमी सीखनी है, मुझे इमेजिनेशन सीखनी है, मुझे अपना स्टाइल क्रिएट करना है, तो आप गलत डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अगर ये चीज़ें बेसिक स्ट्रोंग नहीं है और आप सोच रहे हैं कि मैं वो चीज़ें कर लूँ, तो आप गलत डायरेक्शन की तरफ हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि लूमिस सीखना, एनाटॉमी सीखना गलत है, नहीं है गलत, लेकिन बेसिक्स को इग्नोर करके उनकी तरफ भागना वो गलत है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है वीडियो के अंदर चीज़ों को समझाने की, जैसा मुझसे हो सकता था, अपना 100% देने की। ठीक है, अगर फिर भी किसी को लगता है कि मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई, ठीक है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँ। ठीक है, अगर फिर भी आपको लगता है मुझे चीज़ें समझ में नहीं आई। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आपको काम करना, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करनी है इनकी। जितना डिसिप्लिन के साथ इन सभी चीज़ों की बेसिक्स की प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने स्ट्रॉन्ग कर पाओगे बेसिक्स को, और इसके बेसिस पे ही आप किसी भी चीज़ को सीख पाओगे आसानी से। चाहे आपको एनाटॉमी सीखनी हो, चाहे आपको लूमिस सीखना हो, ठीक है, कोई स्टाइल क्रिएट करना हो, कोई एक्सपेरिमेंट करना हो ड्राइंग के अंदर, वो सारे का सारा बेस्ड है बेसिक्स के ऊपर, बेसिक्स के ऊपर। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, ठीक है, आपको कुछ नॉलेजेबल सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिए। ठीक है, इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करिए जो अभी तक ड्राइंग के फंडामेंटल्स में उलझे हुए हैं। ठीक है, जिनके ड्राइंग के फंडामेंटल्स अभी क्लियर नहीं है, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, तो दैट्स फिनिश दिस वीडियो।